बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वन की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 4 बजे वफाकी बजट पेश होगा। पार्लियामेंट में वफाकी वजीर ख़जाना औरंगज़ेब खान बाकायदा तौर पे स्पीच करेंगे और बजट पेश करेंगे। कल इकनॉमिक सर्वे पेश हुआ था, आज कौमी बजट पेश होगा। बहुत दफ़ा कौमी बजट की तारीखों में रद्दबदल की गई, बिल आखिर 12 तारीख यानी आज वफाकी बजट को पेश किया जाएगा। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम कल के इकनॉमिक सर्वे में और आज जो बजट पेश किया जाएगा इस हवाले से गाय बगाए आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। इस वक्त मुआशा रादोशुमार किस सिम जा रहे हैं, इस हवाले से हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है मसूद अली खान ने, साबिक चेयरमैन पापा और सनतकार हैं। इसके अलावा अदनान पराचा हमारे साथ होंगे, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के नायब सदर हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से मीर मोहम्मद अली होंगे, माहिर मौशियात और सरपरस्त आला आबाद मोहसिन शेखानी भी हमारे साथ होंगे। इन तमाम मेहमानों से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ना वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सबसे पहले मोहसिन शेखानी, हम आपकी जानिब रुख करेंगे। कल इकनॉमिक सर्वे पेश हुआ, आज बजट पेश होने वाला है। रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामजन है। इस सेक्टर पर भारी भरकम टैक्सेस लगने वाले हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो रियल एस्टेट सेक्टर में करती है। अब हम देख लें कि रेमिटेंसेस का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए, पेमेंट का फ्लो नहीं देखा जा रहा, प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको? में तो घर से कहीं ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि आप मीर मोहम्मद अली आपकी जानिब आऊँगा। रियल एस्टेट सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामजन है। रियल एस्टेट सेक्टर वैल्यू एडेड सेक्टर है। 72 एलाइड फैक्ट्रीज और सेक्टर जो है वो इस सेक्टर से मुंसलिक है। इसको क्यों नहीं तरजीहात में शामिल किया गया? देखिए, पाकिस्तान में किस चीज़ को तरजीहात में शामिल किया गया है इस बजट में? मेरे ख्याल में तो हम इस ज़बू हाली का शिकार हैं कि किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए विल चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। यहाँ पे विल नहीं है, असल चीज़ विल होती है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी स्टील है, आपकी सीमेंट सेक्टर है, आपकी इतनी ज़्यादा 42-43 डिफरेंट सेक्टर्स कैन बी इन्वॉल्व इन दिस थिंग। तो हुकूमत कर क्या रही है? हर साल हम बजट के लिए बैठते हैं, हर साल हम बद से बदतर होती देख रहे हैं चीज़ों की। ये रियल स्टेट सेक्टर, पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे पास वाफिर ज़मीन है। हम एक रिफॉर्म्स करके एक पॉलिसी बनाएं कि लोअर इनकम के लिए ये ऐसे घर बनेंगे, मिडिल इनकम के लिए ऐसे घर बनेंगे, और उसके बाद आप जिस प्राइस के घर बनाना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए बनाइए। तरक्की याफ्ता मुमालिक में हुकूमत ये करती है कि लोअर इनकम के लिए एक कैटेगरी बना देती है और मिडिल इनकम के लिए कैटेगरी बना देती है, जिसके ऊपर मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। ये इस वक्त पाकिस्तान में मैं तो होता नहीं देख रहा इस वक्त। अच्छा, कल जो इकनॉमिक सर्वे पेश हुआ है उसमें वफाकी वजीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बात कही कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ जाएगी। क्या ये बात हम दुरुस्त मान लें कि महंगाई वाकई में सिंगल डिजिट में आ जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोलियम लीवी में इजाफे की बातें हो रही हैं, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, तो महंगाई कैसे सिंगल डिजिट में आ सकती है? देखिए, इकोनॉमिक्स जो है ना और सर्वेज जो है, वो नंबर्स जो है वो बहुत मैनिपुलेट होते हैं, और खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत मैनिपुलेट होते हैं। सीपीआई को आप सिंगल डिजिट में फिगरेटिवली तो लेकर आ जाएंगे, मगर अगर बिजली का बिल आपका 1.5 लाख रुपए आ रहा है जो 40,000 रुपये आया करता था, या 60,000 रुपये आ रहा है जो 18,000 रुपये आया करता था, तो आप चाहे उसको सिंगल डिजिट कह लें या ना कहें, जी, हकीकत ग्राउंड रियलिटी यही होगी कि जो प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं वो कंट्रोल में दोबारा कहीं नहीं आती। वो उसमें थोड़ी सी कमी होती है। कभी आपने देखा है कि आज से 30 साल पहले जो प्राइसेस थी, बिल्कुल वो आज भी हो? नहीं है। और बल्कि सरकारी प्राइस लिस्ट की तो कोई रेट ही नहीं है।
ٹھیک ہے نا, مگر اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی 8% سنگل ڈیجٹ مہنگائی تھی, آج بھی 8% سنگل ڈیجٹ مہنگائی ہے. آپ کے ناظرین کے لیے بس اتنا ہی میں کہتا چلوں گا کہ آپ خود سوچ لیں, یہ نمبرز کی مینیپولیشن ہوتی ہے. وہ ایڈیبلز کو آپ کنٹرول کر لیں گے, دوسری چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے, مگر اوور آل انفلیشن کو آپ مانیٹری پالیسی کے ذریعے کنٹرول کر سکیں گے. ان ریالٹی آن گراؤنڈ ایک غریب آدمی کے لیے, یا جو ایک متوسط گھرانہ تھا جو اب غریب بن چکا ہے میری نظر میں, ان کے لیے آپ نہیں کر سکیں گے. یہ اعداد و شمار جو دیے جاتے ہیں مسعود علی خان, اس میں مینیپولیشن ہوتی ہے. آٹو سیکٹر زبو حالی کی جانب گامزن ہے, بہت عرصے سے ڈکلائن وے میں جا رہا ہے. آٹو سیکٹر کے اندر سے سرمایہ کاری نکل رہی ہے, آٹو سیکٹر کی کمپنیاں, فیکٹریاں, کارخانے بند ہو رہے ہیں. اس بجٹ میں آٹو سیکٹر کو کہاں دیکھیں گے آپ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے حمزہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے چینل کا آپ نے مدعو کیا. امپورٹنٹ میری نظر میں پاکستان گورنمنٹ کے لیے یہ ہے جو میں اس بجٹ پہ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ گورنمنٹ کا یہ پہلا بجٹ ہے. اس بجٹ سے مجھے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ اپنا ٹرینڈ کیا سیٹ کرتے ہیں. کیا آپ انڈسٹری کو کی پرائرٹیز آپ کی لسٹ میں ہے؟ اگر تو لسٹ میں موجود ہے تو پھر انڈسٹری کی طرف آپ کی پالیسی آئے گی جس میں انڈسٹریاں لگیں. پچھلے 2 سال میں ہمارے یہاں آٹو موبائل انڈسٹریز کے اندر 2 سیکٹر ہیں, ایک او ای ایمز ہیں جو آٹو موبائلز ہیں, اور ایک ان کا دوسرا ونگ ہے جو آٹو پارٹس مینوفیکچررز ہیں. آٹو پارٹس مینوفیکچر پچھلے 2 سالوں کے اندر مختلف ایس ایم ایز جو ہیں اس میں جو منسلک تھے وہ بند ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا ہمارے لیے پرابلمیٹک ایشو ہے جو آنے والے کل میں آئے گا, کیونکہ یہ انڈسٹری چھوٹے چھوٹے ایس ایم ایز ہیں. اس کی مثال یہ کہ ٹرک اینڈ بسز انڈسٹری تھی ہمارے یہاں, 6 سے 7 بڑے او ای ایمز پاکستان میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بسیں ہم ہر پروونس اپنے حساب سے بسیں امپورٹ کر لیتا ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ آج آپ دیکھ لیں جو کل پاما کی رپورٹ آئی ہے اس میں آپ نے 2300 ٹرک اور بسیں دونوں ملا کے بنائی ہیں, یعنی کہ 11 مہینے میں آپ 2300 پہ آئے, جو کہ آپ کے 3 مہینے کی یہ پروڈکشن ہوا کرتی تھی. تو آپ دیکھیں اس میں جو ایس ایم ایز تھے وہ بند ہو گئے. تو امپورٹنٹ میری نظر میں ہے کہ یہ بجٹ کارخانے بند ہو گئے, یس اسمال انٹرپرائزز بند ہو گئیں. آج جو ٹرک بسز کے جو سپلائرز تھے, آٹو پارٹس مینوفیکچررز تھے, وہ بند ہوئے. اور ایک ایس ایم ای اگر بند ہوتا ہے تو اس سے جو لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ 5 سے 10 فیملیز اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں. یعنی یہ بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ. اس بجٹ میں آٹو سیکٹر کے لیے کوئی ریلیف نہیں ملے گا, بلکہ ٹیکسز ایڈ آن ہوں گے امپورٹڈ کارز کے اوپر خاص طور پہ. دیکھیں میرا تو یہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جیسے بھی امپورٹ کار پہ آپ کہہ رہے ہیں ٹیکسز بڑھے گا. پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان گورنمنٹ کیا انڈسٹری کی طرف راغب ہے کہ پاکستان میں 76 ایئر میں تو آپ نے امپورٹ کی ہے, اور آپ امپورٹ کرتے کرتے کہ آج اس دانے پہ آ گئے ہیں کہ آپ کے پاس ریزرو نہیں ہے, آپ لوگوں سے منتیں کرتے ہیں. آپ کی جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہیں یہ آپ کی بیک بون ہیں, ان کو اون کریں, ان کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ کریں. یہ انویسٹمنٹ بھی لائیں گے, آپ کے لیے اپارچونیٹیز بھی لائیں گے, اور آپ کا برڈن جو گورنمنٹ کا برڈن ہے اس میں اپنا کی رول پلے کر سکتے ہیں. تو انڈسٹری کی طرف ہمیں راغب ہونا چاہیے کہ انڈسٹریاں لگیں. ابھی بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ یار آپ کے پاس جو انڈسٹری کی بات کرتے ہیں زونز موجود ہیں, ان زون کو آپ نے اتنا ایکسپینسو کیا ہوا ہے کہ ایس ایم ایز اس کی طرف ڈائیورٹ نہیں ہو رہے. تو پالیسی از ویری امپورٹنٹ. میں ایک سال پالیسی کے اوپر تم لوگ انحصار ہی نہیں کرتے. نہیں, مگر انحصار کرنا پڑے گا. آپ 1 سال کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آج 76 ایئرز ہو گئے ہیں, آج سے آنورڈز 24 ایئرز کے بعد ہم 100 ایئرز کی سیلیبریشن کرنے جا رہے ہیں. تو بھائی ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس 24 سال ہیں. ان 24 سال میں آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف فوکس کریں, اور ہر سیکٹر کی انڈسٹری, آٹو موبائل میں انڈسٹری, آٹو پارٹس والوں کو پروموٹ کریں, ناٹ اونلی فار لوکل انڈسٹری, کہ وہ پاکستان میں بھی بنائے اور پاکستان سے ایکسپورٹ بھی کریں. اسی طرح لیدر انڈسٹری, بالکل انڈسٹریلائزیشن کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. محسن شیخانی, میں اب آپ کی جانب آؤں گا. آباد اتنا مایوس کیوں ہے اس بجٹ سے؟ دیکھیں مایوسی اسی لیے ہے کہ جب آپ کوئی چیز ڈسکس نہیں کریں گے, انڈسٹری کی جو حالات نظر آ رہے ہیں, جو کنٹری کے حالات نظر آ رہے ہیں, اس میں لوگوں کی افورڈیبلٹی نہیں ہے, آپ کے رو مٹیریل پرائس ڈبل ہو گئی ہے, آپ کے پروجیکٹ جو چل رہے تھے, جو ڈیلیور ہونے تھے, وہ لوگوں کو ہو نہیں پا رہے. تو ہم مایوسی اسی لیے آئے گی کہ کوئی پالیسیز آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو چیزیں آگے چلے گی. اور جو پرابلمس ہیں وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں ہمارے, اور ہم اپنی چیز کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے آپ کو بیٹھ کے سمجھا بھی سکتے ہیں. ٹیکس کلیکشن اس میں زیادہ ہو سکتا ہے, جبکہ آپ 2 سال پہلے دیکھیں کافی ٹیکس کلیکشن بہت بڑھ گیا تھا.
اب دوبارہ 2 سال سے ٹیکس کلیکشن کم ہو جائے گا ڈیفینیٹلی، اور آپ ٹیکس بڑھاتے رہیں گے. آپ کو کام بڑھائیں گے تو ٹیکس آئے گا نا. آپ کام ہی روک دیں گے، کام ہوگا نہیں تو ٹیکس کیسے ہوگا؟ سر کام کیوں آپ روکا کہیں جا رہا کہتے ہے؟ ہیں کہ پراپرٹی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور ریئل انڈسٹری. اسٹیٹ سیکٹر کو پیچھے کی جانب کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ جب اتنا زبردست سیکٹر ہے، ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے، تو کام کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ آگے کیوں نہیں بڑھنے دیا جا رہا؟ وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. بیسیکلی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ ایکسپوجر ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انڈسٹری چلے گی تو الائٹ انڈسٹری 40 انڈسٹریاں چلے گی. یہ انڈسٹری چلتی ہے تو پورا آپ کا جی ڈی پی چینج ہو جاتا ہے. یہ انڈسٹری چلے گی تو آپ کا ویژن ہی نہیں، آپ سوچ ہی نہیں رہے اس بارے میں. آپ تو صرف میرے خیال سے اپنے ایشوز میں ہی ہے کہ ورلڈ آئی ایم ایف سے ہم کس طریقے سے بارگین کریں، وہ کیا امپوز کر رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گھر کو دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہم دیکھیں گے نہیں. ہم ابھی کیا بات کر رہے تھے ہمارے بھائی کہ یار کوئی ہمارے پاس 24 سال 50 سال کی پالیسی نہیں ہوگی، 10 سال کی کم از کم پالیسی ہوگی تو چیزیں کم چینج ہوگی. جب ہمارے پاس پالیسی نہیں ہوگی، جی ہم 4 دن پہلے 8 دن پہلے بجٹ بنائیں گے اور بس اس کو پیش کر دینا ہے اور ہماری جان چھوٹ جانی ہے. تو کیا بجٹنگ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے چیزیں آگے چلے گی. آپ اپنے لوگوں کو کام نہیں دیں گے، اپنے لوگ کام نہیں کریں گے، ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی تو کیسے ہوگا؟ لوگ باہر 1 ملین سال میں مائگریشن ہے، 1 ملین پلس لوگ جاتے ہیں. جی تو کیا ہے مطلب؟ کیوں باہر جا رہے ہیں لوگ؟ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں جاب تلاش کرنے کے لیے دنیا میں؟ اس لیے کہ ان کو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، امید نظر نہیں آ رہی. خدشات جب کیا تک ہیں اس آپ بجٹ امید میں؟ نہیں دیں گے. اس بجٹ میں کون کون سے ٹیکسز ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ لگ سکتے ہیں؟ آپ کے خدشات کیا ہیں؟ میرے خیال سے آئی ایم ایف نے ابھی کہا ہوا ہے کہ جو گین ٹیکس اور کافی چیزیں ٹیکسز ہے اور جو ٹیکس ہے ان کو بڑھانے کے لیے آلریڈی ہم جو چیزیں دے رہے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے سیکٹر. یہ کنسٹرکشن انڈسٹری از ٹوٹلی ڈاکومنٹڈ. ہر آدمی ہمارا رجسٹرڈ ہے انکم ٹیکس میں. ہم جب پلاٹ لیتے ہیں تو 10% آف دا ایف بی آر ویلیو پہلے ایڈوانس دیتے ہیں. ہم جب سیل کرتے ہیں تو 10% ویلیو ایڈٹ سیل کر کے دیتے ہیں. ہم جی ایس ٹی جتنا مٹیریل لیتے ہیں اس کا 18% جی ایس ٹی ہوتا ہے، جی وہ بھی ہم کیری فارورڈ نہیں کرتے. ہم اپنا 35% ٹیکس بھی دیتے ہیں. ہم 1% آپ کا ٹرانزیکشن جو آپ کا 15 بلین سے زیادہ ہو، جی 150 ملین سے زیادہ ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہو کہ ریئل بیسیکلی کنسٹرکشن انڈسٹری از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اگر وہ ویلیو ایڈٹ چلائیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ لوگوں کو جاب نہیں ملے گی، لوگوں کو گھر جاب نہیں ملے ملے گا، گی، لوگ ویلیو اچھی ایڈڈ آبادی میں سیکٹر ہے، رہیں گے. اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. اوور ٹیکسیشن کر دیا جائے گا بجٹ کے بعد. بالکل آپ وجہ کہہ رہے ہیں محسن شیخانی. اب عدنان پراچا یہ بتائیں، دو جو راستے ہیں وہ ملکی معیشت کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک ایکسپورٹ اور ایک ریمیٹنسز. ایکسپورٹ ڈیپینڈ کرتی ہے انڈسٹریلائزیشن پہ اور ریمیٹنسز ڈیپینڈ کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی جو یہاں سے باہر جاتے ہیں. اب یہ دونوں ہی ہم سے مس ہو گئے. ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے $30 ارب کا ایکسپورٹ کا اور $33 ارب ریمیٹنسز کا، وہ ہم اچیو نہیں کر پائے. تو انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں تو بات ہو گئی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری، آٹو انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری زبو حالی کی جانب گامزن ہے، ان کے جو نمبرز ہیں وہ ڈکلائن کی طرف ہے. ریمیٹنسز بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے. ریمیٹنسز میں ریجن کی بات کریں تو پاکستان سب سے پیچھے ہے. وجوہات کیا ہیں اور اس بجٹ میں آپ کو کیا توقعات ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیں اگر میں ریمیٹنسز کو اور اپنے اوورسیز پاکستانیز کو لے کے چلوں تو لاسٹ ایئر جو ہمارا پی ٹی ایم نے جو گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا تھا اس کے اندر ہمیں بہت امید تھی کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی اسپیشل کوئی اسکیمز وغیرہ لانچ کی جائے گی، کوئی انسینٹیو بیسڈ پروگرام لانچ کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹ ہمارے وفاقی وزیر خزانہ نے اس ٹائم کے انہوں نے ریمیٹنسز کا جو ٹارگٹ تھا وہ $33 ارب تو رکھ دیا، لیکن اس کے اگینسٹ ٹھیک اوورسیز پاکستانیز کو کوئی ایسی اسکیم یا کوئی ایسی پلاننگز وغیرہ نہیں بتائیں. اگر آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر ایک اوورسیز پاکستانی جو $1 لاکھ پاکستان بھیجے گا اور اس کو یہ کہہ دیا جائے بجٹ کے اندر کہ اس کو ویپن کا لائسنس دے دیا جائے گا، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو $1 لاکھ پاکستان میں انویسٹ کرے گا یا لائے گا، کیا ڈو یو تھنک کہ اس کو ویپن کا لائسنس چاہیے ہوگا؟ اور یا وہ اوورسیز پاکستانی جو باہر کام کر رہا ہے وہ $1 لاکھ جو کما کے بھیج رہا ہے اس کو باہر کے اسلحے کی ٹریننگ دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے افسوس کا مقام تھا. اور دوسرا ان کو کہہ دیا گیا کہ جی اوورسیز پاکستانی جو آئیں گے ان کو CIP لانچ وغیرہ کی فیسلٹی دے دی جائے گی. تو آپ مجھے یہ بتائیں، آج آپ کسی بھی اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ پہ اوورسیز پاکستانی یا ہم ایئرپورٹ پہ جا کے $1 چارج کرا کے ہم CIP لانچ یوز کر لیتے ہیں، تو میں اس کے لیے $50,000 یا $1 لاکھ کیوں پاکستان بھیجوں گا بھائی؟ ہم نے لاسٹ ایئر بھی یہ ریکویسٹ کی تھی اور آج بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں
کہ دیکھیں ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہے 88 سے 91% ہمارا گلف اسٹیٹس میں رہتا ہے، اور ہمارے گلف اسٹیٹس کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اس لیے ادھر رہتا ہے کیونکہ وہ 5 سال 7 سال 10 سال کے بعد وہ اوورآل وہ پاکستان کو واپس آتا ہے اور اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجتا ہے، اور وہ اس کی انویسٹمنٹ کہاں پہ ہوتی ہے، یا وہ گھر میں اپنے بھیجتا ہے خرچے کے پیسے، یا ادھر ایک کوئی پلاٹ یا ایک چھوٹا سا مکان لیتا ہے تاکہ وہ واپس پاکستان جب آئے تو اس کا مکان یا پلاٹ اس کا اپنا ہو اچھا، جائے۔ گزشتہ بجٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑی بہت فیسلٹیز فراہم کی گئی تھیں، اس کے بعد پھر آبجیکشن ہوا، پھر وہ فیسلٹیز کو وڈرا کیا گیا، تو اس بجٹ کے اندر آپ کو توقعات ہیں کچھ فیسلٹیز دے دی جائیں گی تاکہ ریمیٹنسز بہتر ہو جائیں ہماری؟ دیکھیں ہم تو اس ملک کی ترقی کے لیے ہم ہر لیول پہ ہم درخواست کر چکے ہیں کہ دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کو اپنانا ہوگا۔ جب ہم اوورسیز پاکستانیز کو اپنا لیں گے، اپنا بنا لیں گے، تو وہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ یہ ضرور ہے کہ SIFC کا قیام ہوا ہے، اور ان کے قیام کے بعد انہوں نے ہماری ایسوسیشن کو، ہم لوگوں کو آن بورڈ لیا ہے۔ اس سلسلے میں میں شکریہ ادا کروں گا SIFC کا، اور ڈپارٹمنٹس ہمیں اب وہ ایک پلیٹ فارم اور فورم دے رہے ہیں تاکہ جہاں پہ ہم آگے بول سکیں، اپنی سفارشات دے سکیں، اور ریمیٹنسز کے اندر جو اضافہ ممکن ہو سکے وہ ہم ان کو تجاویز دے سکیں۔ لیکن میں آج بھی یہ درخواست کروں گا کہ آج کے بجٹ میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی سکیمز نکالے، اسکیمز نکالنی ہوگی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، کیش انسینٹیو اسکیم جو ہمارے ریجن کے دوسرے ممالک بھی کرتے ہیں، دوسرے ممالک کی طرح ہم نے بھی کوئی اسکیم نکالنی ہوگی۔ بھی محمد علی، میں آپ کی جانب آؤں گا، کل جب اکنامک سروے پیش ہو رہا تھا، وفاقی وزیر خزانہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ سب کو پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ اب سب تو اپنا حصہ نہیں ڈالے رہے پاکستان کی ترقی میں، ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھ لیجئے، وہ اپنا حصہ اس طریقے سے نہیں ڈالنا جس طریقے سے ڈالنا چاہیے۔ تو کس طریقے سے ہم اپنی ترقی کو آگے بڑھائیں گے، کس طریقے سے GDP کو بہتر کریں گے، GNP کو بہتر کریں گے، ہمارے پاس کیا پلان ہوگا؟ ہمارے پاس پلان ہی تو نہیں ہے۔ جو آپ کا آخری لفظ ہے کہ ہمارے پاس جملہ ہے کہ جو ہمارے پاس کیا پلان ہوگا، ہمارے پاس پلان ہی تو نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ IMF کا پلان ہے ہمارے پاس، اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ IMF کا پلان نہیں ہے بھائی، IMF کے پاس 24 دفعہ ہم جا چکے ہیں، IMF ہمارے پاس نہیں آتا، ہم IMF کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں ویسے؟ تو ہمارے پاس پوٹینشل تو ہے، ہم پالیسی بنا لیں، پاکستان اپنی لائن ڈرا کر سکتا ہے، نہ جائیں ہم IMF کے پاس، کیوں جاتے ہیں ہم؟ پوٹینشل اور کنسسٹنسی سے کام کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میری IQ 180 ہو سکتی ہے، مگر اگر دن میں 11 گھنٹے میں سو کر گھر میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ کے اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ میرے حالات بہتر کر دے، تو اللہ بھی نہیں کرے گا حالات بہتر۔ ہمارے پاس آج تک 76 سال میں کوئی ریفارمز آئی ہیں؟ ہمارے پاس کبھی 5 یا 10 سال کا اکنامک پلان رہا ہے؟ یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ سب کو چاہیے کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اگر ہم سب نہیں کر رہے تو یہ ملک کیسے چل رہا ہے بھائی؟ اصل تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ سارے ٹیکسز تو ایک عام آدمی کے اوپر ہے، GST عام آدمی کے اوپر ہے۔ جو امیر ہیں وہ نہیں کر رہے۔ اصل اورنگزیب صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس ملک کی بحالی میں اگر عمرہ اپنا کردار ادا کرے تو یہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے۔ سب کا لفظ ہٹا دیں، کیونکہ سب میں ایک رکشہ والا بھی ہے بیچارہ جو ایک 18% ٹیکس دے رہا ہے، GST دے رہا ہے، 17% دے رہا ہے۔ یہ صرف لفظی باتیں ہو گئی ہیں۔ یہ میرا 14واں سال ہے پاکستان کے اندر، 14 سال سے ہر سال بجٹ پہ ٹی وی میں آتا ہوں اور دل توڑوا کر واپس چلا جاتا ہوں۔ یعنی اشرافیہ کو اس بجٹ میں بھی ریلیف ملے گا، ٹیکس چوری کرنے میں آسانی ہوگی، نان فائلر خوش باش پرباز زندگی گزارے گا، پھنسے گا، سیلویٹ کلاس جو ٹیکس دیتا ہے وہ پھنسے گا، اور انڈسٹریلسٹ روتا رہے گا۔ بالکل یہی ہوگا۔ دیکھیں نا کیا چیز نئی آئی ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹارگٹس بڑھاتے رہتے ہیں، ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ بڑھاتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ ٹیکس بیس کو کیسے بڑھائیں گے۔ اسی ٹیکس بیس کے اوپر نئے ٹیکسز لگتے جاتے ہیں۔ اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں لگا سکتے تو انڈائریکٹلی لگا دیتے ہیں ٹیکسز کے اس کے اوپر۔ ہمارے یہاں کوئی حل نہیں ہے، کوئی ریفارمز آج تک نہیں۔ جب تک امپورٹ ایکسپورٹ میں ریفارمز نہیں ہوں گی، جب تک انڈیجنس، سب میں پہلے بھائی کہہ رہے تھے، محسن شاہد ان کا نام تھا، جو کہہ رہے تھے کہ لوکل انڈیجنس اکانومی جب تک صحیح نہیں کریں گے آپ، دنیا کا کوئی ملک،
کوئی ملک ایف ڈی آئی پر گرو نہیں ہوا ہے. میں چیلنج کر کے جاتا ہوں کہ کوئی اکانومسٹ مجھے بتا دے کہ آج تک دنیا میں کوئی ملک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ گرو ہوا ہے. نہیں ہوا ہے. ہمارے یہاں سارا کا سارا ملبہ ہم ایف ڈی آئی پہ ڈال کے اس کو حاصل کرنے کے لیے $100 ملین کی تو ٹریولنگ کر دیتے ہیں. بالکل $100 ملین کی تو ٹریولنگ کر دیتے ہیں. جب تک ہم اس ملک کی انڈیجنس اکانومی کو صحیح نہیں کریں گے, یہاں کے بزنس مین کو وہ مواقع نہیں پیدا کریں گے کہ وہ خود اپنی اکانومی میں انویسٹ کریں, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوکلائزیشن کو امپروو کرنا ہوگا, لوکل انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. میر محمد علی, آپ اسلام آباد سے تھے ہمارے مہمان, آپ کا بہت شکریہ. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. توصیف زمان ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر چکے ہیں, ماہر معاشیات ہیں. توصیف صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. کل اکنامک سروے پیش ہوا. اکنامک سروے کے جو اعداد و شمار تھے وہ اتنے فروٹفل نہیں تھے, اتنے ریمارکیبل نہیں تھے. اچھا, ملک بوستان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, صدر فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان. توصیف صاحب, جو اکنامک سروے پیش ہوا اس پر آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ جو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو سچویشن تھی اس کے بارے میں سچ بولا گیا. یہ وہ بنیاد ہوتی ہے جس پر ہم ایک نئی ڈائریکشن اور ڈائمنشن کو لے کے چل سکتے ہیں. یہ فگرز ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری اکانومی نے ساری کی ساری جو لیڈرشپ تھی اس نے سر جوڑا. جتنی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اکٹھے ہوئے. ایک ہم نے حکومت نے ایک نیا تجربہ کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ ہماری سول ملٹری لیڈرشپ نے SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا, اور جس میں ہم نے یہ طے کیا, یہ پیغام دیا گیا دنیا بھر کو کہ ہم ایک ہے when it comes to economy, اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارے 4 فرنٹس پہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ SIFC جو کہ کیئر ٹیکر دور میں شروع ہوئی تھی, اس کے بعد سے آج تک جہاں پہ ہم پہنچے ہیں, کیا وہ نتائج حاصل کر پائی یا نہیں کر پائی, اور اس میں جو ڈائریکشن ہے وہ اس کی طے ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹس کی جو پچھلے دنوں ایک اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ہماری گلف کنٹریز کے ساتھ جو FTAs تھے وہ سائن ہوئے, ان کے جو آربیٹریشنز کے ایشوز تھے وہ سیٹل ڈاؤن ہوئے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا بیک ٹو بیک گلف کنٹریز سے یہاں پہ ڈیلیگیشن آئے, اور جس میں ملٹیپل ایگریکلچر کے حوالے سے ہم نے دیکھا جو ریکوٹک کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی. مگر توصیف صاحب, یہ جتنی بھی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے اس کے جو نتائج ہیں یہ تو ہمیں بہت ٹائم کے بعد ملیں گے نا. ہم نے فوری طور پہ جنگی بنیادوں پر کون سے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے ہم اپنے اہداف حاصل کر سکیں. کل جو اکنامک سروے آیا ہے اس میں ہم نے ترقی کی شرح کا جو ہدف تھا وہ ہم نے کھویا, ایکسپورٹ کا ہدف کھویا, ترسیلات زر کھویا. ہم نے وہ تمام اہداف جو ہم نے سیٹ کیے تھے گزشتہ سال مہنگائی سمیت وہ سب ہم نے اچیو نہیں کیے. تو کل ہمارا جو آؤٹ لک آیا ہے, لوکل آؤٹ لک, وہ اتنا زیادہ ریمارکیبل امپریسو نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی, گزارش ایسی سی ہے کہ یہ تقریباً ہمارا 25واں آئی بلیو پیکیج ہے جو ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں یا گئے ہوئے ہیں ابھی, جو 25 دفعہ ہم لوگ ڈرپ پہ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک چیز طے ہے کہ ہم اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتے, وہی غلطیاں ہم ریپیٹ کرتے ہیں جو کہ ہر دفعہ کرتے ہیں, اور دوبارہ ہماری وہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس IMF کے جائے بغیر کوئی اور آپشن نہیں ہے, ہمیں وینٹیلیٹر پہ جانا ہی پڑے گا. اس کے بعد ہم اس کی تشخیص کریں گے اور چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. کل میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, ایک پاکستانی خاتون ہے شائستہ آصف, وہ ایک یہاں پہ ٹیلی کام کمپنی میں کام کرتی تھی. انہوں نے یہاں پہ دیکھا کہ صحت کے میدان میں کمی ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی پروڈکٹ ڈیولپ کر کے وہ مڈل ایسٹ چلی گئیں, اور اس وقت $11.1 ارب کمپنی کی مالک ہیں. تو وہاں پہ ان کو ہاتھوں ہاتھ دیا ہے نا, وہاں پہ ان کے ٹیلنٹ کی قدر ہے. یہاں پہ ہمارے لوکل جو ٹیلنٹ ہے اس کو روڈوں پہ خوار کیا جا رہا ہے. تو گزارش ایسی سی ہے کہ روزانہ 2000 لوگ یہاں سے صرف سعودی عربیہ جا رہے ہیں نوکری کے لیے. تو اگر ہم کا خالی ایگزٹ انٹرویو لے لیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ ایک خاتون یہاں پہ چند ہزار پہ نوکری پہ تھیں اور وہ چند ہی بہت تیزی کے ساتھ مڈل ایسٹ میں $11.1 ارب کی کمپنی کی مالک بن گئی. بالکل کیا فیسیلیٹیشن یہاں کی جو اسکل فورس ہے اس کی قدر نہیں کی جا رہی. بالکل, میں عدنان پراچا آپ کی طرف آؤں گا. عدنان پراچا, اسکل فورس جو پاکستان کی ہے اس کو پاکستان میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. ہم لوگ اس کو سامان نہیں کر رہے, وہ باہر جا رہا ہے ٹیلنٹ یہاں سے, اور برین ڈرین کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں بیرون ممالک کے وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں. تو ہمارا ٹیلنٹ تو موو آن ہو رہا ہے, پھر ہم کیا کریں گے؟
देखिए टैलेंट इसलिए मूव आउट हो रहा है क्योंकि उसकी वजह ये अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ रही है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। जब आपकी इंडस्ट्री बंद होगी, जब आपकी गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, टैक्सेस की भरमार होगी, तो इस सिलसिले के अंदर फिर आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बंद होगी, लोकल इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट होगा। तो वो हमारी जो वर्क फोर्स जो है, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, तो उसको कहीं ना कहीं नेमल बदल चाहिए। नेमल बदल उसके लिए यही है कि वो वर्क फोर्स एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी डिलीवर करे पाकिस्तान के लिए और रेमिटेंसेस का बायस बने। तौसीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जो पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोग हैं 2000 के करीब, ऑलमोस्ट 1500 से 2000, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। हमारे गल्फ़ स्टेट्स के अंदर प्रेशर बिल्ट हो रहा है, वहाँ पे मैन पावर हमारी ज़्यादा जा रही है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें 2017 को 2024 से, तो हमारे 2017 में हमारी रेमिटेंसेस तकरीबन 19 अरब डॉलर थे और हमारी वर्कफोर्स थी 5 लाख लोग हमारे 2017 में वर्कफोर्स एक्सपोर्ट की थी। फिर ये 2018 में थोड़ा सा कम हुआ, फिर 19-20 के बाद ये कोविड आ गया, तो हमारी जो वर्कफोर्स इंक्रीज़ हुई है वो हमारी इंक्रीज़ हुई है 2022 से। 2022 में और 2023 में और 2021 में, इसमें हमारी वर्कफोर्स जो है वो बढ़ना शुरू हुई। हम 8-8.5 लाख वर्कफोर्स भेज रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें वो रेमिटेंसेस नहीं मिल रही। जब आप 5 लाख नेटवर्क की नजर हो रही है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना, जब आप 5 लाख वर्कफोर्स भेज के 19 अरब डॉलर रेमिटेंसेस ला सकते हैं, तो जब आपकी 8.5 से 9 लाख वर्कफोर्स बाहर जा रही है, तो रेमिटेंसेस हमारी 26, 27, 28 पे क्यों स्टक हो रही है? उसकी वजूहत ये है कि हवाला हुंडी नेटवर्क सबसे बड़ी वजह है। देखिए हुंडी हवाला बिल्कुल चल रहा था। हुंडी हवाला में जो आर्मी चीफ ने इकदाम किया, बहुत अच्छा इकदाम किया, वजारत दाखिला ने किया, बहुत अच्छा। और हम हर प्लेटफॉर्म पे हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो मिनिमाइज हुआ है हमारा हुंडी हवाला हुंडी नेटवर्क मिनिमाइज हुआ है। मलिक बोहसान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। IMF का बजट है, IMF के बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखो IMF का बजट नहीं है। IMF ने तो टैक्स कहा है कि 2000 टैक्स बढ़ाए और यही तो सबसे बड़ी बात अपना बजट है। और माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। इन माशी दबाव में दूध वसाइल, कर्जों का अंबार है, कर्जों पे अंसार है। अब दोस्त ममालिक अगर तावन न करें तो हम लोग बजट भी नहीं पेश कर सकें। तो हुकूमत ने इस दबाव में बजट जो पेश करी है, मतलब लाइफ टाइम हाई बजट पेश करी है। और ये कल जो इक़्तिसादी सर्वे दिया है वो भी बड़ा, हर चीज़ में इजाफा हुआ है, ऐसी कोई नहीं बात कि किसी चीज़ में कमी हुई है। या इवन जो IMF, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने हमारी GDP का जो एस्टिमेट लगाया था वो 1.82% था, लेकिन पाकिस्तान ने 2.4 किया। गो इनकी जो टारगेट था 3.5 था। तो आपकी चावल की पैदावार 9 लाख टन हो गई, 3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट है, 4 अरब तक एक्सपेक्टेड की है। इस बात में हकीकत है कि चावल की एक्सपोर्ट रिमार्केबल नहीं है। सारी बिल्कुल देखो हमारी चीज़ें बढ़ी हैं, क्रॉप्स जो हमारी हैं बम्पर क्रॉप्स हुई हैं और हमारा हर चीज़ बढ़ रही है। और वर्कर रेमिटेंस जो आप बता रहे थे, देखो पिछले महीने जो 3.2 बिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ा टारगेट है, लाइफ टाइम हाई बनाया वर्कर रेमिटेंस का। तो जो रुपया मुस्तकम हो रहा है, मैशत मुस्तकम जो है, रिजर्व देखो ना, पिछले साल 9 अरब डॉलर से आज अल्लाह का शुक्र है 14 अरब डॉलर है। ये रिजर्व हमारे हैं या दोस्त ममालिक के हैं जिस पे हम शुक्र अदा कर रहे हैं? देखो उस वक्त भी 6 अरब दोस्त के थे। जी मसूद अली खान, ऑटो सेक्टर पर टैक्स लगेगा, क्या खदशात हैं आपके? देखिए ऑटो सेक्टर में तो अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी 45 से 50% तो आप टैक्स ले रहे हैं। और जिसकी वजह से आप देख लें 2-2.5 साल में इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई। वॉल्यूम कार इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 लाख मुश्किल इस साल जून 2024 में पहुँचेंगे आप। तो ये वॉल्यूम नहीं है, 1 लाख के वॉल्यूम में इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो स्ट्रगल कर रही है, मुश्किलात से गुजर रही है। जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि लोग SMEs बंद होना शुरू हो चुके हैं। ये बड़ा चैलेंज है। जहां हम ये देखते हैं इन मुश्किलात से तो गुजारने के लिए आपको एक इंसेंटिव प्लान, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, प्रोडक्शन बेस इंसेंटिव आपको अनाउंस करना चाहिए कि भाई आप इतनी प्रोडक्शन करेंगे ये इंसेंटिव मिलेगा, ये प्रोडक्शन करेंगे ये इंसेंटिव, क्योंकि हमें इंडस्ट्री लगानी है। हमारा फोकस होना चाहिए नो इनपुट, नो यूज कार, नो CBU, नो लग्जरी आइटम्स। भाई फोकस करो, डिक्लेयर करो वी आर इन इमरजेंसी। हम अभी भी इमरजेंसी से बाहर नहीं निकले हैं, हम इमरजेंसी में मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको इम्पोर्ट के बजाय आपको लोकल इंडस्ट्रीज पे कैसे फोकस करना पड़ेगा। कैसे अपनी लाइन ड्रॉ करें? बिजली महंगी,
गैस देखिए मैं महंगी, इसका शरह सूद मुख्तसर सी अभी भी कल खत्ते में सबसे ज्यादा, कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कोई पॉलिटिशियन तो है ही नहीं जी, बैंकर वो हैं, तो एक बैंकर है, कामयाब प्राइवेट बैंकर हैं। सेक्टर से और बड़े सक्सेसफुल हैं। जी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि यार खैरात से हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। मींस के यार कोई भी ऐसी लोग नहीं हैं जो टैक्स ना दें, आपको सबको टैक्स पे लाना है। तो इसका मतलब तो अगर मैं आज जो समझूं और आज रात को मैं बजट को जो देख रहा हूं, तो इसका मतलब जो टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं उन पे आप बर्डन नहीं डालने वाले, जो सैलरी पर्सन ऑलरेडी टैक्स पे दे रहे हैं आप उन पे बर्डन नहीं डालना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्स नेट को बढ़ाना चाहते हैं। वो जो 76 ईयर्स में जो अभी एलीट क्लास कहलाती है, वो जो टैक्स नेट से बाहर है, उनको आप लाना चाहते हैं। तो आप अगर आपकी प्रायोरिटी है कि यार आप पाकिस्तान मुश्किलात में हैं, तो सारे ये मुश्किलात एसएमईज या स्मॉल या मीडियम क्लास के लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए मुश्किलात नहीं है, ये मुश्किलात पूरे नेशन के लिए। तो नेशन में जो वो लोग बैठे हुए हैं उनको भी ऑन बोर्ड करें, वो भी अपनी जिम्मेदारी। आपने कहा कि यार सबको मिलके इस मुश्किलात से गुजरना है, अपना हिस्सा डालना है। तो भाई जो हिस्सा डाल रहे हैं उस पर इतना हिस्सा मत डालो कि वो बैठ ही जाए, वो शहीद ही हो जाए। आप उनको लें ऑन बोर्ड जो टैक्स नहीं दे रहे। आपको लगता है कि जो नहीं दे रहे वो देंगे इस बजट के बाद? मुझे बड़ी ऊपर उम्मीद हूं मैं, क्योंकि आज कल रात आपने जो उनकी स्पीच सुनी है उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरिटी के साथ कहा सबको ऑन बोर्ड। तो सबसे क्या मुराद है? जो दे रहे हैं वही, उन्हीं को अगर आप टैक्स नेट पे रख के उन पर बर्डन डाल रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल 45-50% टैक्स दे रहा है, आप उसको 10% और सेल टैक्स बढ़ा दें तो आपको क्या गेन होगा? सेल्स टैक्स वैसे बढ़ रहा है ऑटो सेक्टर, एक्सपेक्टेड है कि शायद आप सेल टैक्स आप 1% बढ़ाने वाले। तो जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो ये तो कोई एक अच्छी इकोनॉमिस्ट नहीं हुई, कोई अच्छा एक राय नहीं है कि एक अच्छा इकोनॉमिस्ट ये क्या है जो दे रहा है आप उसी को निचोड़े। तो भाई लीमू भी एक हद तक निचोड़ा जा सकता है, उसके बाद उसमें भी जान नहीं है। तो इंडस्ट्री वैसी क्राइसिस में है, इंडस्ट्री लगाने की बात करें, उन लोगों को लेकर आए जो नहीं है उनको आप लेकर आए। हम तो फिर एटलीस्ट ये नहीं कर रहे आप उस पर टैक्स का बर्डन डाल दें, मतलब ग्रेजुअली आप ट्रेनिंग तो दिखाएं मुझे, आप डायरेक्शन तो दें। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कोई पॉलिसी को मुतारिफ कराना होगा। मलिक साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा, कल जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ उसके जो एदाद शुमार सामने रखे गए हैं, क्या आप उससे मुतमईन है? जी जी बिल्कुल, इन हालात में मुतमईन नहीं होने चाहिए। आपने जो देखो सैलाब ने इतना पाकिस्तान को पिछले साल तबाह किया था, उसका अभी तक हम असर नहीं खत्म हुआ, अभी तक लोग घर नहीं बने, अभी तक ज़मीनें जो गैर आबाद में आबाद नहीं हुई हैं। तो हमारी बम्पर क्रॉप्स हो रही है इस साल बहुत, अल्लाह हर चीज़ हमारा बढ़ा है और इंशाल्लाह और भी बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो इस वक्त कोई चीज़ कम नहीं हुई। देखो मैंने बोला IMF कोई भी चीज कम नहीं हुई, करप्शन भी बढ़ी है, टैक्स चोरी भी बढ़ी है, इंपोर्ट भी बढ़ी है, ट्रस्ट डेफिसिट भी बढ़ा है, पावर डेफिसिट भी बढ़ा है, कोई भी चीज कम नहीं हुई। मलिक साहब से बढ़ी रहा है। देखो बात सुने आप, शाह साहब ऐसा नहीं करें। देखो हमारी बढ़ने से ये हमारा तजारती खसारा हमारा कम होगा, करंट अकाउंट हमारा प्लस होगा, वर्कर एविडेंस हमारी बढ़ गई, हमारी ज़राअत में जो 19 साल बाद 6% जो ग्रोथ हुई है, तो ये और कैसी और कौन सा बढ़ना चाहिए? आप ऐसी न करें, अच्छी उम्मीद रखें और अच्छी उम्मीद से IMF के प्लान में रहते हुए उम्मीद कैसे मैं अच्छी ऐसे आपको रखें? सलाह दूंगा। हमें अच्छा गुमान करना चाहिए, पाकिस्तान मायूसी नहीं फैलाना चाहिए और हमें इंशाल्लाह उम्मीद पे कायम है दुनिया, पाकिस्तान भी उम्मीद से। बिल्कुल मलिक साहब आप हमारे साथ रहिएगा, यहाँ वक्त एक ब्रेक का गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। मलिक बोसान साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा, बजट $295 पर तैयार हो रहा है, तो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा होगा? मैंने कोई इजाफा नहीं होगा। आपको याद होगा पिछले साल IMF ने 305 कहा था और अभी 325 कह रहा है और डॉलर आज 278 पे खड़ा है। इस तरह हुकूमत ने जो है वो 290 पे बजट अपना सेट किया था, आज 278 पे खड़ा है। तो ये सारी एक एस्टिमेटेड एज्यूम करते हैं, ये नहीं कि उन्होंने इतना डेफिनेट हो जाना है, ये गलत भी हो सकता है जिस तरह से गलत हुआ है। तो ये सारे तखमीने होते हैं और उसके मुताबिक अपना बजट जो है वो एलोकेट करना होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसमें जो सट्टेबाज हैं या जो जिन लोगों को इससे फायदा पहुंचा होता है वो अपने अपने ये मीडिया में, सोशल मीडिया में और मीडिया में फैला रहे हैं कि डॉलर बढ़ने वाला है और डॉलर का रुपया कम होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको एग्जैक्ट चीज़ बता दी है जो पिछले साल का तजर्बा रहा है और पाकिस्तान का रुपया मजबूत हुआ, गिरा नहीं है। अच्छा इसको देखते हुए मलिक साहब हमने पेमेंट ज़्यादा करनी है कर्जों में, कर्जों की अदायगी हमारे सरों पर खड़ी है, हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है, हमारी रेमिटेंसेस कम हो रही है, तो आने वाले दिनों में रुपये पर आप प्रेशर देख रहे हैं? ऐसा तो कोई एक्सपोर्ट कम नहीं हो रही, खुदा खूफी करें आप, कौम की तर्जमानी करें। $30 अरब हमने हासिल कर लिया एक्सपोर्ट का हदफ।
पिछले महीने रेमिटेंस 3.2 सर अरब ईद उल डॉलर अजहा की की हुई वजह है। से ज्यादा आ गई, हज की वजह से ज्यादा आ गई रेमिटेंसेज, वरना तो नहीं, हमने नहीं, रेमिटेंसेज में बहुत बड़ा ड्रॉप देखा है। 33 अरब डॉलर तक तो हम नहीं पहुंचे ना, हदफ तो हमने नहीं, हासिल नहीं। नहीं किया, एक्सपोर्ट का हदफ भी हासिल नहीं किया। 63 अरब देखो डॉलर हमने बाहर से लेना था एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेज से, वो तो हम हासिल नहीं कर पाए ना, देखो वो एक टारगेट था, नहीं मीट कर पाए ना टारगेट, यही तो बात हो 100% रही नहीं है। हुआ, लेकिन देखो जी 100% नहीं हुआ, लेकिन 90% हो गया, ये भी बड़ी बात है। ये भी बड़ी जैसे बात मैंने है। पहले कहा है, पहले बात है जीडीपी IMF वर्ल्ड बैंक ने 1.8 कहा था, हमने 2.40 कर दिया। तो ये होता रहता है, ऐसी नहीं है कि हम बिल्कुल ही निकम्मे हो गए हैं या बिल्कुल ही पाकिस्तान डूबने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान उभरने वाला है और पाकिस्तान उभरने पाकिस्तान वाला की है। मैशत जो है 375 अरब डॉलर पे पहुंच गई है और इंशाल्लाह बेहतर होएगा, हर चीज बेहतर हो रही है। इतने यानी ये बजट फॉरवर्ड बेहतर आया है बजट होगा, ये पब्लिक फ्रेंडली बजट होगा, बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा, इसमें जो टैक्स नेट में लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा, ये बजट ऐसा होगा, आप इससे मुतमईन हैं? देखो मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन इन मुतमईन नहीं महदूद है। वसाइल में, माशी दबाव में, कर्जों का आपका अंबार चढ़ा हुआ है। अब दोस्त मावन अगर तावन दरकार है हमें, तो इस हालात में ऐसे ही बजट पेश हो सकता है। लेकिन हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि आम आदमी इसके अफेक्टेड ना हो, गरीब आदमी पे बोझ नहीं पड़े, उन लोगों से टैक्स वसूल किया जाए जो टैक्स देते नहीं है। और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, देखो ना इतना ज़्यादा है इस वक्त, 9,500 अरब तो हम सिर्फ सूद की अदायगी में दे रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हम करते हैं 50%, जिससे इन्फ्लेशन हमारा 50% कम हुआ है, तो 4,000 अरब हम बचा के गरीबों की मदद कर सकते हैं, एजुकेशन पे लगा सकते हैं, तरक्याती मनसूबों में तरक्याती मनसूबा देखो ना उन जो पाकिस्तान का कल पेश हुआ है, बहुत बड़ा मनसूबा है 1500 अरब से, जो है ये वो अपने इन वसाइल में हुकूमत ने कर दिया है। सर क्या तो इसमें तरक्याती सारे मंसूबे हुए? कराची के अंदर तो कोई तरक्याती मंसूबा हमने नहीं देखा। K4 के मंसूबे के लिए वफाक ने गुज़िश्ता बजट में 70 अरब रुपए रखे थे, वो भी नहीं रिलीज किए। तो कराची और अतराफ के जो इलाके हैं वो अभी भी मुसलसल नजरअंदाज हो रहे हैं। तो ये आपकी तरक्याती बिल्कुल, ये ये भी बिल्कुल मैं आपसे इसके बिल्कुल एग्री करता हूँ। कराची सबकी माँ है, जी सबको इसके तफैल से पूरा पाकिस्तान चलता है। इसको अहमियत दें तो पाकिस्तान को अहमियत मिलेगी, इसको आप फंडिंग करें तो पाकिस्तान को फंडिंग मिलेगी, इसको आप प्रमोट करें पाकिस्तान प्रमोट होगा, ये तरक्की करेगा पूरा पाकिस्तान, पूरा एक एक बच्चा तरक्की करेगा। तो इसको हमने बुलाया है जब से पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है, इसको आगे लाएंगे तो पाकिस्तान आगे आएगा। इसको तवज्जो देनी होगी कराची को। तौसीफ जमान, मैं अब आपकी तरफ आऊँगा। कराची फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। अब अगर कराची को नज़रअंदाज किया जाए, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को नज़रअंदाज किया जाए, यहाँ पे अमन अमान की ख़राब सूरत हाल हो, तो आप समझते हैं कि इसके जो मनफी असरात हैं वो इस बजट पर मुरतब होंगे? प्रॉबेबली जो कराची वाले अगर वो सियालकोट के मॉडल को फॉलो कर लें तो मेरा ख्याल है इसमें उनके लिए ज़्यादा खैर है। जिस तरह सियालकोट ने अपनी सड़कें खुद तामीर की हैं, अपना एयरपोर्ट बनाया है, अपना ड्राई पोर्ट बनाया है, अपनी एयरलाइन बनाई है, ये वो सक्सेसफुल मॉडल है कि जिसने साबित किया है कि बिजनेस कम्युनिटी अगर इकट्ठी हो और आपस में कोलैबोरेट करे तो डेवलपमेंट का एक नया मॉडल सामने आ सकता है, बजाय इसके कि हम हुकूमत की तरफ देखते रहें जिसके अपने माशी चैलेंजेस हैं, उसे IMF से, सूद से, कर्जों से निजात नहीं है। यहाँ पे 50% इंडस्ट्री बंद हो गई है। यहाँ पे इतनी खराब सूरत हाल है कि स्नैचिंग में लोगों को मार दिया जाता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाही, ये सारी चीज़ें सियालकोट में तो नहीं है। कराची का अपने एक ऐसा मॉडल था जो दुनिया भर के ममालिक अपनाते थे, वो कामयाब हो जाते थे। आज कराची का मॉडल ही अपना कोई नहीं है। तो वो अगर सियालकोट का मॉडल अपनाए या फैसलाबाद का अपनाए या इस्लामाबाद का अपनाए, तो उसके लिए बाकायदा हुकूमत को तो पेज पे आना होगा। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कराची के मॉडल के ऊपर तवज्जो देनी होगी। हम कोई सा भी मॉडल अपनाएं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, यहाँ पे टैक्स सबसे ज़्यादा दिया जाता है, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इस बजट में आपको लगता है कि कुछ रिलीफ मिलेगा, कराची के तरक्याती मंसूबों पर रोशनी डाली जाएगी? हमसे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इतना वॉइड, इतना बड़ा गैप है उसमें कि उसे पूरा किया ही नहीं जा सकता। जो आप सड़क पे खड़े होकर किसी से पूछ लें कि किसी शोबे में क्या वो अपने जो जिस महकमे की जिम्मेदारी है, क्या उस पर आप ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, क्या वाटर बोर्ड पानी डिलीवर कर सकता है? जवाब आपको पाकिस्तान का वाहिद शहर कराची ऐसा है जहां पे रिहायशों का पानी चोरी करके उन्हीं को बेचा जाता है। ये मॉडल आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हम। जी अच्छा, मशहूद अली खान, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ये बताएं, इस बजट में आपको उम्मीद है कि गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, ऑटो पार्ट्स के हवाले से जो टैक्सेस आए हैं भारी भरकम, उनमें कुछ कमी होगी? हम मेक इन पाकिस्तान से मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाएंगे इस बजट के बाद ऑटो सेक्टर में? नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बजट में अपना ट्रेंड सेट करे
اور انڈسٹریز کو فوکس کریں. جتنے کرائسس ہیں اس وقت اس میں یقین جانیے آپ کو انڈسٹری ہی کم بیک کرے گی. انڈسٹری اس لیے کرے گی کہ دو چیزوں پہ آپ ابھی بہت چیلنج ہے جو گورنمنٹ فیس کرے گی. ان امپلائمنٹ کا جو پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے اس آٹو انڈسٹری سے جو ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے اور پرابلم بڑھ رہی ہے اس کو آپ اس چیلنج کو کیسے آپ میٹ آؤٹ کر پائیں گے. تو آپ اپنا اس بجٹ میں ٹرینڈ سیٹ کریں کہ انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں, آپ انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ انڈسٹری گرو کرے. ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ختم ہو. یہ پریشر ابھی آپ کا بڑھے گا. انفلیشن ٹھیک ہے اپنی جگہ, آپ نے کہا ہم نے یہ اسٹیپس لے لیے ہیں, بہت اچھا ہے. میں تو کل صرف جو منسٹر صاحب کو میں نے سنا ہے اس میں میری یہی توقعات ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے, ان کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے چیلنجز کیا ہیں. وہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ آٹو سیکٹر میں FDI آئے گی, آپ کو لگتا ہے؟ سوری, آٹو سیکٹر میں FDI آئے گی, آپ کو لگتا ہے؟ سر آٹو سیکٹر میں سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ لوکل انڈسٹریلسٹ کرے گا. آپ ٹرسٹ کریں, آپ لوکل انڈسٹریز کو موقع دیں. یہ لوکل انڈسٹری آپ جو در در پھر رہے ہیں نا, اسی شہر کی بھی اب بات کر رہے تھے, اسی شہر میں بیٹھے کراچی کے تمام ٹاپ بزنس مین کمیونٹی کو اٹھا لیجئے, انڈسٹریلسٹ کو اٹھا لیجئے, آپ کو وہ روڈ میپ بھی بنا سکتے ہیں. ایک انڈسٹریلسٹ آپ کو اگلے 24 سال کا روڈ میپ دے دے گا کہ انڈسٹری اگر آپ اس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو آپ کا جو برڈن ہے, ڈیفیسٹ کا جو برڈن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا. میں نے بارہا یہ بات بولی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ ایشو نہیں ہے سر, ایشو آپ کی نیت ہے, ایشو آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ کتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں اپنے لوکل انڈسٹریز پہ. آپ جتنی محنت آپ نے 2.5 سالوں میں مختلف کنٹریز میں جا کے کی ہے, اتنی ہی اس کا 25% آپ محنت کر لیں, آپ لوکل انڈسٹریز کو لے کے بیٹھ جائیں اور روڈ میپ طے کریں. وہ آپ کو روڈ میپ بھی دیں گے, آپ کو سجیشن بھی دیں گے, آپ کو ٹیکس ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیں گے, امپلائمنٹ بھی دیں گے, ٹیکنالوجی بھی دیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کر کے دکھائیں گے. بالکل. اچھا عدنان پراچا, یہ بتائیں کہ جو انفراسٹرکچر جو ہمارا بالکل خراب ہو چکا ہے, ہمارا کیش ٹریڈ سسٹم اتنا تیزی سے پنپ رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز متاثر ہو رہی ہے, اسمگلنگ ریشو ہمارا انکریز ہو رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ کے بعد اس کے سیکیورٹی کے حوالے سے, چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے کوئی پالیسی مرتب کی جائے گی یا کوئی اعلان متوقع ہے, کیا کچھ امید ہے آپ کو اس حوالے سے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے سیکیورٹیز وغیرہ, تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ اس بجٹ کے بعد حالات کچھ بہتر ہوں گے. جیسے کہ ملک بوستان صاحب نے کہا کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے, اور اس کنڈیشن کے اندر جو بجٹ پیش ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ بہتر بجٹ پیش کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ اسٹیبلائز بجٹ ہوگا. یہ جی اسٹیبلائزڈ ہوگا بالکل, کیونکہ اب دیکھیں ہم IMF کے پلان کے اندر کوئی آج سے تو ہے نہیں, پچھلے کئی ادوار سے ہم IMF کے پلان کے اندر آ رہے ہیں, 24ویں 25ویں دفعہ ہم پلان کے اندر آ رہے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی ہم جب جو ٹیکس نہیں پے کرتے, ٹھیک ہے, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے. جو ٹیکس پے کر رہی ہے انڈسٹری, اس کو سانس لینے کی اجازت دی جائے. اس ٹائم پہ میں تو درخواست کروں گا کہ اجازت دیں اس کو, تاکہ وہ بھی انڈسٹری بھی سانس لے سکے. اور جو ٹیکس پے نہیں کرتے, فار ایگزامپل اگر یہ بینک وڈرال کے اوپر اگر آپ نان ٹیکس پیئر ہے, آپ اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں, آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کا اس کا اکاؤنٹ ہی سیز کر دیں, تاکہ نہ اس کا اکاؤنٹ ہوگا اور نہ کوئی. اور آپ کو اگر GDP سائز کو بڑھانا ہے تو پراپرٹی کے اندر آپ ریئل ویلیو کے اوپر ٹیکس کر دیں, جس سے آپ کی بلیک منی جو ہے, ٹھیک ہے, وہ آٹومیٹکلی ڈسکریج ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اوورسیز امپلائمنٹ میں بھی جو ریمیٹنسز ہیں, ملک صاحب اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ہم ریمیٹنسز کو بھی بڑھا سکتے ہیں. اگر دیکھیں ورک فورس کو بھیجنا ہمیں ٹارگٹ نہیں ہے, ہمیں ریمیٹنسز کو بڑھانا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عدنان پراچا. یہاں پہ مجھے بریک پہ جانا ہے. ملک بوستان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ. مسعود علی خان, آپ نے اسٹوڈیو میں اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کم بیک. اس وقت ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کر چکے ہیں ریاض الدین, سابق صدر سائٹ ٹریڈ انڈسٹری. اس کے علاوہ حسن بخشی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق چیئرمین آباد. ریاض الدین صاحب, میں آپ کی جانب رخ کروں گا. انڈسٹریلائزیشن کو امپروو کرنے کے لیے بجٹ میں اہم اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں, آپ کو توقعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. توقعات تو بہت ہیں, لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. کل کا جو اقتصادی سروے آیا ہے اس میں بدقسمتی سے انڈسٹری کا جو GDP میں حجم ہے وہ 22% سے کم ہو کر 18% ہو گیا ہے. غور کیے کہ 4% حجم کم ہو گیا ہے, جبکہ انڈسٹری جو ہے
وہ لاسٹ ایئر کے اعداد و شمار کے مطابق 55% ٹیکس دیا کرتی تھی. اس سال کے اعداد و شمار مکمل آئیں گے تو معلوم ہوگا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ مستقل زبوں حالی کا شکار ہے اور اس کا جو سائز ہے اکانومی کے اندر وہ شرنک ہو رہا ہے. ابھی جو شنید ہے وہ یہ کہ تقریباً جو 4 ٹریلین کے اضافی ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں ان میں سے بیشتر ٹیکسز جو ہیں وہ انڈسٹری کے اوپر ہی لگائے جا رہے ہیں. تو یقیناً اس کے نتیجے میں انڈسٹری ویسے ہی شرنک ہو رہی ہے. تو مجھے خدشہ ہے, اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو, کہ آئندہ یہ جو 18% کنٹریبیوٹ کرتی ہے معیشت کے اندر وہ گر کر 14% کے اوپر آ جائے گی. اور ہمارے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے کل کا جو اقتصادی سروے ہے, اور اس کی روشنی میں بھی اگر ہماری آنکھ نہیں کھلے گی تو یقیناً بہت مشکل ہوگی. ایکسپورٹ پر جو مزید ٹیکسز لگنے والے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ایکسپورٹ کی انکم کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. ویسے تو ایکسپورٹ زیرو ریٹڈ ہوتا ہے, گو کہ اس کے زیرو ریٹنگ کے ریفنڈز نہیں ملتے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایکسپورٹرز کی انکم ہے جو کرنٹلی فائنل ٹیکس رجیم میں کوئی تقریباً 1% کے اوپر جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے, اسے بڑھا کر نارمل اور ریگولر انکم اسٹریم کے اندر لایا جائے. تو یقیناً اس کے لانے سے جو ہے, ویسے ہی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہمارا بہت کم تھا, $30 ارب, صرف $30 ارب, وہ بھی ہم اچیو نہیں کر پائے. اور وہ بھی ہم اچیو نہیں کر پائے. تو یقیناً یہ بھی ایک ڈسکریجنگ اسٹیپ ہوگا ایکسپورٹ کی پروموشن کے نہیں, بلکہ اس کے ایکسپورٹ کی ڈیموشن کا سبب بنے گا. ایکسپورٹ کی ڈیموشن کا سبب بنے گا. حسن بخشی, اس وقت سب سے زیادہ مایوسی ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ہے, کنسٹرکشن سیکٹر پہ ہے. بہت سارے پروجیکٹس پہلے ہی بند ہو چکے ہیں. اس بجٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ رئی صحیح کسر بھی نکل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. دیکھیے امیدیں تو بہت ساری ہیں پر ایکچولی کچھ ہوتا ہوا دکھتا نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کی سیریسنس اور پرائیورٹی گیج کی جائے تو یہ 10 سال میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی فائنانس منسٹری FBR نے کبھی آباد کو مشاورت کے لیے پروپوزلز بھیجنے کے باوجود نہیں بلایا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جاتا ہے, ان کو سنا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ سمجھتی ہے وہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے تاکہ انڈسٹری آن بورڈ ہو. بٹ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا. چیزیں ویسے ہی کافی مشکل ہیں. اکنامک حالات آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں کیا چل رہے ہیں. کنسٹرکشن وہ انڈسٹری ہے جو ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ اسکلڈ اور انسکلڈ لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. کنسٹرکشن وہ انڈسٹری ہے جو چلتی ہے تو اس کے ساتھ 72 الائڈ انڈسٹریز چلتی ہیں, جو کہ اس وقت پاکستان کی الائڈ انڈسٹری, چاہے اس میں اسٹیل ہو, چاہے اس میں پائپس ہو, چاہے سیمنٹ ہو, چاہے ٹائل ہو, چاہے ایلومینیم ہو, چاہے وائر ہو, ہر کوئی 50% پروڈکشن پہ چل رہا ہے کیونکہ آرڈرز نہیں ہیں. کنسٹرکشن جو پروجیکٹ چل رہے ہیں پاکستان میں اس میں 50 سے 60% پروجیکٹ بند ہو چکے ہیں, جو کہ ایک متوسط یا مڈل کلاس کے لیے وہ پروجیکٹس تھے, ہاؤسنگ اسکیمز تھی. کیونکہ پچھلے 2 سال میں کنسٹرکشن مٹیریل میں 100 سے 150% اضافہ ہوا ہے. جو جینون خریدار ہیں جن کو مکانوں کی ضرورت ہے وہ انفلیشن سے اتنے ہٹ ہوئے ہیں, وہ انرجی کاسٹ ان کی گھر کی بڑھ گئی ہے, ان کے بلز بڑھ گئے ہیں, ان کے فوڈ انفلیشن ہٹ ہوا ہے, ان کی بہت ساری چیزیں ہٹ ہوئی ہیں. تو ان میں اب شکت نہیں رہی ہے کہ وہ انسٹالمنٹ دے سکیں, پیمنٹ کر سکیں اور اپنا گھر لے سکیں. مجبور ہیں, کرائے پہ شفٹ ہو گئے ہیں, کوئی ایلیگل ہاؤسنگ میں چلا گیا, کچی آبادی میں چلا گیا. حالات اچھے نہیں ہیں. مشکل حالات پاکستان کے لیے بھی ہیں. ہم ورلڈ بینک کے پروگرام پہ ہیں, بٹ اس ٹائم ہم نے تمام ہولی کاؤز کو ایک طرف رکھنا پڑے گا. چاہے اس میں کہتا ہوں سب سے پہلے اپنی طرف کرتا ہوں, چاہے وہ بلڈرز ہوں, چاہے وہ ایکسپورٹرز ہوں, چاہے وہ ہماری گورنمنٹ کے شاہی اخراجات ہوں, چاہے وہ ڈیفینس کے ایکسپینس ہو. دیکھیے ہم سب نے مل کے اس کو پاکستان کو اس ڈیفیکلٹ حالات سے نکالنا ہے. نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی مرتب کرنی ہوگی. بالکل بجا فرما رہے ہیں. میں اپنے بیلٹ ٹسنے ہوں گے. توصیف زمان میں آپ کی جانب آؤں گا. کیا ہم اپنی لائن ڈرا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میڈ ان پاکستان کے فارمولے پہ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میں اتنی پوٹینشل ہے کہ اس بجٹ کے بعد ہم کچھ سوچیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یار اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. ہمارا
नेचुरल रिसोर्स हमारा, ह्यूमन रिसोर्स हमारा, मार्केट साइज हमारी, ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ मैनेजमेंट जॉब। ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारी इंप्रेसिव, 6 अरब लोगों से हमारी कनेक्टिविटी है, हम चाहें तो जी रीजनल ट्रेड को फोकस कर सकते हैं। जी जब अपने मार्केट फंडामेंटल्स देखते हैं उसमें कत्तन कोई गैप नहीं है। अच्छा, अब जब हम मुआहदे करने जाते हैं IMF से, वहाँ पे हम कहते हैं इसमें कोई पेपरा रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो कंडीशनैलिटीज हैं वो निगोशिएट होंगी और यूनिलैटरली वो निगोशिएट हो जाती हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर से बात करने जाते हैं वहाँ पे हम कहते हैं पेपरा रूल्स भी हैं जी, कंपल्शंस हैं हमारी। क्या जब हम इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के तहत IMF से निगोशिएट कर सकते हैं तो क्या हम प्राइवेट सेक्टर से, कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर से कोई निगोशिएट कर सकते हैं? मेरी हाथ बांध के रिक्वेस्ट है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दे ताकि इंडस्ट्री पनप सके। मेरी हाथ बांध के रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को खत्म कर दे ताकि इंडस्ट्रीज पनप सके। इन दोनों को काम करने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, इनको खत्म कर दें तो हमारी लाइन दो हो जाएगी, हम तरक्की कर सकेंगे। डेफिनेटली वहां पे आप मुझे कोई काम करके दिखा दें कि जो उनके हर ये इसका जो बयानिया दिया जाता है वो दिया जाता है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट फॉस्टर होगी। मुझे दिखाइए कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने सारे पोर्टल्स के बावजूद कितनी जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आए। वैसे भी अब SIFC मुताबिक हो गया है तो SIFC के होते हुए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का तो काम वैसे भी कम हो गया, बल्कि ना होने के बराबर। उसका भी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है ना। सही, यानी SIFC है तो कुछ भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये कह रहे हैं कि चौकीदार के ऊपर एक और चौकीदार, उसके ऊपर एक और चौकीदार, उसके ऊपर एक और चौकीदार, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के हमें काम करने दिया जाए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहते। ये जो बजट पेश होने वाला है, आपको लगता है इसमें हम कुछ ऐसे इकदाम उठा लें जो हमें दूरस्थ नताइज दें, मुस्बत नताइज दें? इसमें जो एक इंटरीम दौर से लेके आज तक जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर से, इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो दैट इज अ स्पेस, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वी आर लुकिंग एट, कि जो वो बात कर रहे हैं वो मुनासिब बात कर रहे हैं। दुआ ये है कि जो वो पॉलिसी लेवल डिस्कशंस कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चली जाए। आज के बजट में जिस चीज को मैं मॉनिटर करना चाहूंगा या देखना चाहूंगा कि हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर ने किफायतशारी की जो केयर टेकर दौर में कमेटी बनाई और इस दौर में दोबारा कमेटी बनाई, क्या उनकी सिफारिशात पे अमल होता है कि नहीं होता? होता है या नहीं होता है? अच्छा अदनान पराचा, मैं अब आपकी जानिब आऊंगा। फाइनेंस मिनिस्टर बैंकर हैं, तो उम्मीद है कि एज अ बैंकर जो वो फाइनेंस के मामला देख रहे हैं तो रेमिटेंसेस की तरफ वो फोकस करेंगे? देखें, जैसे तौसीफ साहब ने कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर प्राइवेट सेक्टर से हैं और उनसे उम्मीद हमें भी है। एज ए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन हम ये समझते हैं कि रेमिटेंसेस के अंदर इजाफे की जो प्लानिंग्स हैं और जो सजेशंस हैं, अगर वो हमसे भी लेंगे और हमें भी अगर वो ऑन बोर्ड लेंगे तो हम बता सकते हैं कि रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा कैसे मुमकिन है। क्योंकि इस टाइम पे देखने में यह है कि हवाला हुंडी के नेटवर्क की वजह से 50 to 70% जो पैसा है अभी भी जो इंजेक्ट हो रहा है पाकिस्तान में वो थ्रू हवाला हुंडी हो रहा है और वो आपके रिज़र्व के अंदर नहीं ऐड होता, और जिसकी वजह से हम ये 28 अरब डॉलर, 27 अरब डॉलर और 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पे आ रहे हैं। देखिए, हमारा पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर रह रहा है। अगर हम उनको एतमाद में जब लेंगे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एतमाद में हमें लेंगे, हम देखें हर ट्रेड की, आपको तो सनद का दर्जा नहीं दिया, आपको एतमाद में क्या लेंगे? देखिए, सनद का दर्जा नहीं दिया, हम एज एसोसिएशन आप देख सकते हैं कि हम 28 से 30 अरब डॉलर जनरेट करके दे रहे हैं। तो आप जब सोचें कि जब हमें सनद का दर्जा देंगे तो क्या हम इसको 50 अरब डॉलर तक नहीं ले जा सकते? तो ये तजावीज़ तो आप दे चुके हैं, क्यों नहीं दिया जा रहा आपको सनद का दर्जा? देखिए, सनद का दर्जा देना ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है हमारा, और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अब मैं ये समझता हूँ कि SIFC के क़याम के बाद जो हमें टेकअप किया गया है, हमें सिफारिशात और हमारी सिफारिशात को सुना जा रहा है। SIFC को बने हुए आपके 1 साल हो गया है, उन्होंने अपनी प्लानिंग्स वगैरह की हैं, अब प्लानिंग्स के बाद इम्प्लीमेंटेशन है। अब हमारा जो प्लान है आपका और SIFC का, आपके एसोसिएशन का और SIFC ने क्या प्लान तैयार किया है? देखें, जिस तरह हमारे नए वेन्यूज़ के लिए हमारी प्लानिंग्स चल रही हैं, रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए कि जो हमारे जो गल्फ़ स्टेट्स हैं वहाँ से या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उससे रेमिटेंसेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है,
اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہے جس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس کو اعتماد میں کیسے لینا ہے. ہماری یہ ہے کہ آپ کی جو انڈسٹری کے اندر ہم جو بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر اور جو آپ کے جو انسینٹو بیس پلان ہے 2 سے 3% کا اگر وہ دے دیں SHFC اور گورنمنٹ آف پاکستان بیٹھ کے ایک چیز مشاورت کے بعد اگر یہ چیز کر دیں تو اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف سے میں 2024-2025 کا ایشور کر سکتا ہوں کہ ہم ورک فورس بھی تقریباً 11 لاکھ بھیج سکتے ہیں اور ہم ریمیٹنسز کے اندر 35 آخر میں مجھے بتا دیں، بریک پہ جانا ہے عدنان تراچا، بجٹ سے امید ہے آپ کو؟ اس کنڈیشن کے اندر مجھے بجٹ سے امید ہے. وزیر خزانہ صاحب اس کنڈیشن پہ جو آپ نے پیش کی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو نہیں دیکھیں وزیر خزانہ صاحب سے کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں اور اس ٹائم پہ جو ہے جو بھی بجٹ پیش ہوگا اس کنڈیشن کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیبل بجٹ آنا چاہیے. سٹیبل بجٹ ہوگا. بہت شکریہ عدنان تراچا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہاں وقت بریک کا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سہیل وجاہت صدیقی، سابق وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم. بہت شکریہ سہیل صاحب. یہ بتائیں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں انکریز ہو سکتا ہے اس بجٹ میں، تو اگر ٹیکس لگ جاتا ہے پیٹرولیم مسواک کی قیمتوں میں اور GST بھی بڑھ جاتی ہے تو مہنگائی کا تو نیا طوفان کھڑا ہوگا. دیکھیں میں نجومی تو ہوں نہیں جو خدشات ہیں، امکانات ہیں. میں صرف آپ کو بجٹ کی بیسک چیزیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ فوکس ہو. یہ انٹرنیشنل بجٹ ہے، نیشنل بجٹ نہیں ہے. صحیح. پہلی بات پہ یہ نوٹ کر لیں. آپ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ انٹرنیشنل بجٹ ہے، IMF کی قیمت پہ بن رہا ہے، نیشنل بجٹ نہیں. دوسرا اس میں فوکس مسنگ ہے ابھی تک جتنا میں نے سنا ہے. فوکس ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ گروتھ پہ، ہمارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ، وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر. اور پاپولیشن سے ہماری گروتھ نیچے. پاپولیشن گروتھ آپ کی اراؤنڈ 3 ہے اور یہ کچھ 2 کچھ نظر آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ مزید غربت آئے گی. بات کہنے کی یہ. دوسری بات یہ کہ ہم دنیا کے میپ پہ نہیں ہیں. یہ دنیا کا میپ ہے جس کے اندر ہم نہیں ہیں. اس کے اوپر بنگلہ دیش ہے اس میپ پہ، ہم نہیں ہیں. بنگلہ دیش تو ہم سے بہت آگے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات ہے کہ میں صرف فوکس کس چیز پہ کرنے کی بات کروں. دیکھیے ایگری اینڈ فوڈ تھا، ہم نے ویٹ امپورٹ کر لیا بجائے وہاں پیسے بچانے کے. دوسرا انڈسٹری کے لیے ہم نے کوئی اس میں اگر رکھیں گے تو پھر ہی تو گروتھ ہوگی نا. امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگا تو ہوگی نا. پھر سروسز پہ ہم کچھ انسینٹیو دیں گے تو FDI آئے گا نا. ورنہ ڈالر ہی باہر رہیں گے تو یہاں تو ٹھیک ہے. پھر ایکسپورٹ بڑھے گی. اگر یہ 3 سیکٹر بڑھتے ہیں جو کہ ریئل سیکٹر گروتھ کہلاتے ہیں GDP، ایگری اینڈ فوڈ، انڈسٹری اینڈ سروس، جس میں انرجی بھی شامل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیوی شیوی، یہ ساری. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو ان 3 سیکٹر کے لیے مجھے انسینٹیو دیکھنا ہے. کل پتہ چلے گا مجھے. میں پھر پوسٹ بجٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہمارا بجٹ ہے یا کسی اور کا بجٹ. کسی اور کی بجٹ ہے، ہمارا بجٹ تو نہیں. ابھی قبض الوقت خوشگمانی کر لیتے ہیں. بالکل. پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے اگر ان 3 چیزوں کے لیے انسینٹیو نہیں ہے تو نہ تو ایکسپورٹ بڑھے گی، یہ لکھ لیجئے آپ میری بات، نہ ریمیٹنس بڑھے گی، صحیح ہے، نہ امپورٹس کم ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے کسی وقت تو آپ کو کچھ منگانا ہوگا. شیمپو بھی بننا بند ہو گیا، صابن بھی بننا بند ہو گیا، تو پھر تو امپورٹ ہی آئے گی نا. تو پھر آپ کا ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا جو آپ نے بڑی مشکل سے تھوڑا روک کے کام کیا ہے. پھر ہے FDI کس چیز میں آتی ہے؟ بجٹس میں. آج تک ہم کہتے رہے اتنی FDI آئے گی، نہیں آئی. اس لیے نہیں آئی کہ ہم کوئی پروجیکٹ ہی نہیں بناتے. ریٹ آف انٹرسٹ اور ریٹ آف ریٹرن تو ہمارا بہتر ہے. پروجیکٹس میں آتی ہے نا سر. آپ نے کوئی پروجیکٹ بنا کے میں آپ کو دوں گا تو ROI پہ آتی ہے نا، ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ آتی ہے، اور پالیسی کنسسٹنسی پہ آتی ہے. جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے 5 سال تک ROI چاہیے، تو میرا آئے گا ہی 5 سال کے بعد. تو اس وقت تک آپ نے اپنی پالیسی میں ریٹ چینج نہیں کرنا، جو کہ ہم روز چینج کرتے ہیں. اس بجٹ کے بعد بھی منی بجٹ آئے گا، اس کے بعد بھی منی بجٹ. تو اس پہ تو فورن ڈائریکٹ انویسٹر کبھی راضی نہیں ہوتا. یا تو ان کو ہمیں ایک سیپریٹ پالیسی بنا کے دینی پڑے گی کہ بھئی آپ بالکل الگ ہیں باقی پاکستان سے. تو گروتھ کی ٹیم ہے ہماری جو ہم نہیں گروتھ نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں نا. گروتھ ہے، میں نے بتا دیا نا. گروتھ تو انہوں نے خود جو جنرل فگرز آئی اس میں گروتھ تو 2.2 دکھائی ہے نا. تو وہ بھی ان کے مطابق ہے. ابھی دیکھتے ہیں. میں اس لیے قبض الوقت بعد میں نجومی نہیں ہوں، میں تو صرف وہ بتا رہا ہوں کہ ہاتھ کی لکیریں کیا کیا کہتی ہیں. ہاتھ کی لکیریں کیا کیا کہتی ہیں. حسن بخشی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی ایک منٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر والوں کو بھی میں ان کے اوپر بھی آ رہا ہوں. جی اچھا. دیکھیں ٹیکسیشن پہ ہمارا فوکس ہے. ٹیکسیشن پہ ہمارا فوکس ہے. بوروئنگ کم کرنے پہ فوکس نہیں ہے، نہ ایکسپینڈیچر پہ فوکس ہے. جو گورنمنٹ کا یعنی ہم ترقیاتی بجٹ اتنا لائیں گے، بھائی ترقی ہو ہی نہیں رہی تو ترقیاتی بجٹ ہم MNAs کو 1-1 بلین دیں گے. وہ ہر دفعہ لیتے ہیں اور ایک سڑک نہیں بناتے. تو کتنی دفعہ وہ سڑک بنے گی 75 سال میں؟ اس کا مطلب ہے ہر MNA 75 بلین لے چکا ہے.
ऐसा ही और है। कुछ लगा नहीं। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर कोई कम हो रहा है, कहीं कम नहीं, हो रहा है? हुकूमत के तो एक्सपेंडिचर सालाना 20 अरब डॉलर हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। सर कम हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं हो रहा, अब बल्कि आप आइंदा अपना बढ़ेगा। खाना बंद कर दें, बाकी कोई ना हो, सबसे सस्ती कैंटीन असेंबली की है। सबसे सस्ती कैंटीन असेंबली की है, जो कि अगर आप देख लें जब तो मैं कहता हूँ इंतहाई बाकी सबकी भी यही करते हैं ना, बस खत्म, जो असेंबली वाले को मिल रहा है वो हमें मिल जाए, वो हमें खत्म, मिल जाए। बात सही ही। बात है। फिर सोहेल उसके साहब, मैं बाद- रियल एस्टेट सेक्टर में हसन बख्शी की तरफ आऊंगा। हसन बख्शी, कुछ उम्मीद है, कुछ इंसेंटिव मिल सकता है, या कुछ स्लैब्स ऐसे मुतारिफ करा दें कि जो छोटा बिल्डर है वो बच जाए, जो बीच वाला या सब बड़ा बिल्डर है उसके ऊपर टैक्स आ जाए? कुछ स्लैब सिस्टम आ सकता है, कुछ उम्मीद है आपको? देखिए, मैं इतना पुरुमीद तो नहीं हूँ, बट मैं ये नहीं समझता हूँ कि कुछ टैक्स कम लग जाए या बच जाए या कुछ वो नहीं है। जैसे कहा गया कि पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी उस कारोबार के लिए जो कैपिटल इंटेंसिव हो। जी, कंस्ट्रक्शन का कारोबार कैपिटल इंटेंसिव है, इंडस्ट्री लगाना कैपिटल इंटेंसिव है। आपको एक पॉलिसी का तसल्जुल चाहिए। पिछली हुकूमत के दौर में जो पॉलिसी बनी, लोगों ने कंस्ट्रक्शन में बेहिसाब पैसा लगाया पूरे पाकिस्तान में। हुकूमत तब्दील हो गई, नई हुकूमत आई, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं था। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किए, आज वो पूरे पाकिस्तान में परेशान हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट बन नहीं रहे हैं, जी। वो पॉलिसीज ख़त्म हो गई हैं, वो प्रायोरिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। वो एक आम आदमी को जो 5% पे लोन का वादा किया गया था कि वो उसको पहले मकान के लिए 5% पे लोन दिया जाएगा, वो ख़त्म हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी 2022 में $12 बिलियन लगा रहे हैं दुबई में, और 2023-24 में मेरे ख्याल में फिर 15 बिलियन डॉलर लगा रहे हैं। यानी आप दुबई में। प्रॉपर्टी को तो रेड जोन में मैं 2024-2025 मुकम्मल तक देखते रहेंगे? मैं मुकम्मल कर 2024-25 लूं। में ये 25-30 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान में लगने चाहिए थे अगर सिर्फ पॉलिसी यहाँ पर बेहतर होती। पर अनफॉर्चुनेटली ये पैसा हवाला हुंडी से बाहर निकल के जाके दूसरे मुल्कों में आबादी क्रिएट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जॉब्स जी। क्रिएट कर रहा है, टैक्स क्रिएट कर रहा है, और हमारा मुल्क ब्लीड कर रहा है। लिहाजा पॉलिसी मेकर्स को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के वो पॉलिसी बनानी चाहिए। यकीनन हम सब जानते हैं जो आपके साथ हैं कि टैक्स गवर्नमेंट की ज़रूरत है, टैक्स मिलना चाहिए, टैक्स सही जगह खर्च होना चाहिए, हुकूमत ने अपने खर्चे कम करने चाहिए, जी। जो मामलात हैं उसको आसान करना चाहिए। कोई मना नहीं कर रहा कि टैक्स नहीं लेना चाहिए, बट कुछ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। वो टैक्स आवाम से खर्च होता हुआ भी दिखना चाहिए। रियल एस्टेट अगर वो सेक्टर टैक्स- को बेहतर होता हुआ कब देख रहे हैं? 2024-2025, या आप समझते हैं कि ये लंबा सो गया सेक्टर? मैं ये समझता हूँ कि एक साल कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। एक साल कोई बेहतरी की उम्मीद क्योंकि- नहीं है। सुना जा रहा है क्योंकि कि यूएई की जानिब से एक बड़े पैमाने पे FDI आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर पे, और कराची के मज़ाफ़ात में एक बहुत बड़ा सिटी डेवलप होगा, ये प्लानिंग की जा रही है। तो कुछ उम्मीद है कि हाँ, इससे कुछ काम चल जाएगा, रियल एस्टेट सेक्टर पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? देखें, यूएई कराची से पाकिस्तान से पैसे मंगवा रहा है अपने प्रोजेक्ट के एडवर्टाइज कर करके। यहाँ से ना सिर्फ बिल्डर जा रहे हैं, यहाँ से ना सिर्फ इन्वेस्टर जा रहे हैं, यहाँ से ना सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा लेके जा रहा है, क्योंकि पॉलिसीज नहीं हैं। पॉलिसीज देखिए, नहीं है, किसी को इससे इंडस्ट्रियल से इंतहाई परेशान होकर यहाँ से जा रहा है। रियाजुद्दीन साहब, फ्लाइंग कैपिटल चल रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, कराची की जो परफॉर्मेंस है इंडस्ट्रीज की वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की जानिब गामजन है। 9,400 अरब रुपए गुज़िश्ता बजट में टैक्स का तखमीना रखा गया था, उसमें से 6,500 अरब रुपए कराची वालों ने टैक्स दिया था। तो अब अगर इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी तो किस तरीके से ये टैक्स इकट्ठा करेंगे, वो भी GDP पे? जैसे अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि इंडस्ट्री का जो साइज़ है वो श्रिंक होकर इकॉनमी के अंदर 22 से 18% पे आया है कल के इक़्तिसादी जायज़े के मुताबिक, और कोई उम्मीद या सबील बेहतरी की नज़र नहीं आ रही। और उसकी वजह ये है कि हमने सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले सेक्टर को सबसे ज़्यादा जो है वो श्रिंक किया है जी। चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस हो या पैदावार की लागत कॉस्ट हो, या हमारे पास बिजली इनपुट जो हैं बिजली गैस की कीमतें हों जो 3 से 4 गुना बढ़ चुकी हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट्स हों। तो हमने तो इंडस्ट्री को चारों तरफ से जो है वो घेर के मारा है। 9 सेंट पे बिजली तो नहीं मिलेगी, IMF ने कह दिया है। अब क्या होगा? नहीं, अल्टरनेट सोल्यूशन पे क्यों नहीं जाते? बायोगैस, सोलर। जी हमारे साथ तो ऐसे ही है ना कि हुकूमत ने, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया,
पहले ये कहा कि जी बिजली अवेलेबल नहीं है तो आप कैप्टिव पावर लगा के गैस जनरेट करें, लोगों ने कैप्टिव पावर में इन्वेस्टमेंट कर दी। जब कैप्टिव पावर में इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसके बाद ये कहा कि जी गैस अब 3000 MMB एक्सक्यूज मी 3000 रुपये के ऊपर आ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोहेल साहब। मुझे ये बताएं, इस बजट से आपको उम्मीद है? देखिए, इस बजट से अगर उम्मीद होगी तो पहले आप 4 चीज़ें मेरे से सुन लें जी। अगर इस बजट से मेरा पॉलिसी रेट और नीचे कम आता है, जबकि मेरे हिसाब से ये बढ़ जाएगा, यानी जो कम किया गया इसे भी बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रिलेटेड होता है ना पॉलिसी रेट, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा इस बजट से, फिर मजबूरन आपको 22, 23, 24 बल्कि 25 करना पड़ जाएगा। एक्सचेंज जो आपका रिजर्व है, क्या वो बढ़ेगा इस चीज़ से? बिल्कुल जी। आपके जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक में, क्या वो बढ़ेंगे? हमारे तो अपने है ही नहीं। क्या एक्सचेंज रेट कम होगा, यानी डॉलर नीचे बहुत आएगा? मुश्किल है। 300 की तो प्रेडिक्शन हो चुकी है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, ताकि लोग समझ जाएं आम अल्फाज में, बड़े लंबे लंबे GDP फलाना, ये बेचारे 24 करोड़ आवाम ये नहीं समझता, ये घुमाना फिराना चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़बान जो है ना, या और इन्फ्लेशन क्या कम होगा इससे? नहीं, मेरा सिर्फ तमाम आवाम से सवाल है। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसका पहली बात जो मेरी समझ में नहीं आई, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसे सपोर्ट नहीं किया। ना तो मुझे मौलाना साहब करते नज़र आ रहे हैं, ना PTI, ना पीपल्स पार्टी ने खुद तहफ़्फ़ुज़ात कर दिए हैं, और नवाज शरीफ ने खुद तहफ़्फ़ुज़ात कर दिए। ये बजट अगर खतरनाक होता है तो ये और MQM ने भी तहफ़्फ़ुज़ात कर सही है। तो 5 बड़ी पार्टियां तो कह रही हैं हम तो इस बजट को ऑन ही नहीं करते, तो चलाएगा कौन? तो फिर आप इलेक्शन सारे का जो देख रहे हैं या मुझे सियासी नहीं अदम पता, इस्तेकाम देख रहे मैं हैं? नजूमी पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट मैं का हिस्सा रहे लकीरें हैं। बता रहा हूँ आपको, लकीरें आप खुद पढ़ लीजिए, सब कुछ तो आपने बता दिया, फिर आप कहते हैं नजूमी भी तो वो है। तो मेरे हिसाब से चाहे रियल इस्टेट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है ना, मतलब घर में आप चाहे दाल पकाएं या चावल पकाएं, पैसा तो चाहिए ना हर चीज़ के लिए, कोई चीज़ अलग से तो नहीं चलती ना, रियल इस्टेट अलग चलेगी, इंडस्ट्री अलग से, सब GST को बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस बजट में? अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पेट्रोलियम डेवलपमेंट DV की शरह बढ़ जाएगा तो और काम खत्म हो जाएगा। आप जो अब 1 मील चलते थे, फिर लोग, मैं भी नहीं आऊँगा आपके स्टूडियो में, मैं कहूँगा पेट्रोल दे दो तो मैं आ जाऊँगा, पेट्रोल दे दो तो आ जाऊँगा। तौसीफ जमान, मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक बात मुझे तौसीफ जमान से मैं एक सवाल खत्म, जी बिल्कुल, जब तक इसे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये बजट कुछ भी नहीं करेगा सिवाय इन्फ्लेशन बढ़ाने के और सड़कों पे लोगों को लाने के, जिस तरह के कश्मीर में लोग आए। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज़ इन 4, 7, 8 चीज़ों पे गौर कर लीजिए। अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास तो टीम नहीं है, कैसे गौर करेंगे? एक टीम बन जाती है, आ जाती है। पाकिस्तान की टीमें बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, खुदा के वास्ते कुछ कर लें। बस मैं इतना क्या, IMF को देखिए, मैंने इसलिए इंटरनेशनल बजट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, उसके आगे IMF मेरा चचा लगता है, मामू लगता है, दादा लगता है, क्या लगता है? हमारे पास यही ऑप्शन तो जो IMF का बजट कभी ग्रोथ का बजट नहीं होता, कभी IMF का बजट ग्रोथ का बजट नहीं होता, ये बजट ग्रोथ का मिस्र के साथ आपने देख लिया, बाकी दुनिया के साथ देखिए, ग्रोथ का बजट मुझे खुद बनाना पड़ेगा, जैसे इंडिया ने बनाया या किसी ने भी बनाया, चीन ने बनाया। देखिए, पाकिस्तान एक वाहिद एटॉमिक पावर है जो IMF प्रोग्राम में, पाकिस्तान एक वाहिद, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। मुझे तौसीफ जमान आपके पास आना है, मुझे ये बताएं कि इस बजट के बाद क्या आप मुल्क में सियासी अदब इस्तेकाम देख रहे हैं? वो तो कंटिन्यू है ना, ठीक है, और शिद्दत आ जाएगी इस बजट के बाद, आप देख रहे हैं शिद्दत को? तीन मुख्तलिफ पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो है जो कि IMF में, टैक्सेस में, इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट और कैपिटल्स में मौजूद है। दूसरा पाकिस्तान वो है कि जो गरीब अपनी गंदम उगा के खुद कमाने की, खाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तीसरा पाकिस्तान है, वो है नौजवानों का पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जो कि मुल्क से बाहर जाके काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो IT में काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं। इन तीनों पाकिस्तानियों का पाकिस्तान का डिस्कनेक्ट है। और अगर आज पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है, उसकी वजह यही है कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी अलग है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो कि हम बैठ के रोल ओवर बजट, जो हमारी फिलॉसफी है कि हम कर्जों को रीशेड्यूल करते रहे IMF से वर्ल्ड बैंक से चाइना से UAE से सऊदीया, बिल्कुल ऐसे ही, और उसको चलाते रहे। तो ये जो क्रिएटर्स है उस इकोनॉमी के, वही बेहतर जानते हैं। उनका ख्याल ये है कि सक्सेसफुल मॉडल है क्योंकि रोल ओवर हो जाता है। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जा रहे हैं, आखिर में मुझे सब बता दें, तौसीफ जमान साहब, आपको इस बजट से उम्मीद है? देयर इज नो वे के चीजें आगे ना बढ़े। अब मैंने बताया हमारे फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन जो क्वाइंट ट्रेड होता है वो ट्रस्ट। हसन बख्शी, आपको इस बजट से उम्मीद है? हसन बख्शी? नहीं सर, मुझे आपको कोई उम्मीद नहीं है?
बिल्कुल उम्मीद नहीं है। राजुद्दीन, आपको उम्मीद है इस बजट से? देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं मुझसे तो कोई उम्मीद नहीं है, आपको भी कोई उम्मीद नहीं बाकी है? अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं अल्लाह होनी की चाहिए। ज़ात से मायूस नहीं है। सोहेल साहब, आप मुझे बता दें। मेरी तो अर्ज सिर्फ ये है कि करप्शन अगर ज़ीरो कर दें, सिर्फ नामुमकिन है सर नहीं कर दें, मिसाल तो अगर हम इफ एंड बट नहीं, मेरी उम्मीद सिर्फ एक ही है, करप्शन ज़ीरो कर दें, 40% बजट का करप्शन में जाता है। 40%, ये जो कह रहे हैं ना दुबई में इतने बिलियन लगेगा, ये किस जगह से लगेगा? आपको उम्मीद है या नहीं है? अगर नहीं, मुझे उम्मीद आपको नहीं भी है। उम्मीद अगर नहीं है? 40% बिल्कुल करप्शन खत्म हो जाए तो बजट बेहतर हो सकता है। मुझे इजाजत दीजिए, 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 1 पर बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ ही देर में बजट 2024-2025 कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये बजट आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे। अब इस बजट से आवाम को रिलीफ मिलेगा या मज़ीद तकलीफ होगी? क्या इस बजट में कुछ मुख्तलिफ होगा या ये एक वैसा ही रिवायती बजट होगा जो कि हम पहले देखते हुए आ रहे हैं? खैर, इस बार जो बजट है उसका मजमूई जो हजम रखा गया है वो 18,000 अरब रुपए है। सूद और कर्ज की जो अदायगी है उसके लिए 9.5 खरब का तखमीना है जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा विफाकी टैक्स रेवेन्यू के लिए जो है वो 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना है वो 2100 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसके अलावा तरक्याती मंसूबों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा बजट रखा गया है। PSDP के तहत तरक्याती मंसूबों पर जो हैं वो इस साल 1400 अरब रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा दिफाई शोबे का जो बजट है वो 2100 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो पेंशन है उसका बोझ कम करने के लिए इस्लाहात करने का भी फैसला किया गया है। साथ ही साथ ये भी है कि जो लेवी है उसकी मद में 1050 अरब से ज़ायद वसूल करने का तखमीना भी रखा गया है। अगर हम पहले देखें तो इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया गया था विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, तो उसमें जो अहम मुआशी अहदाफ थे इस बात का एतराफ़ किया गया था कि वो हासिल नहीं किए गए थे। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी बताया था कि जो ज़रई शोबा था, जो लाइव स्टॉक का शोबा था उसकी कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन जो अब महंगाई की सूरत हाल है वो हमने देखा कि पूरा साल अवाम महंगाई में जकड़े रहे। तो अब अवाम के जहनों में ये सवाल है कि क्या अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? कौन सी अशिया आने वाले बजट में महंगी होंगी? किन चीज़ों की कीमतें कम हो सकती हैं? और क्या मजमूई तौर पर जो सबसे अहम सवाल है कि अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं, और मईशत के लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से वो कितने कारगर साबित होंगे? इसी मौजू पे बात करते हैं अपने मौजूद मेहमानों से। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन आसिम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान नकवी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। सबसे पहले काशिफ, आप हमें बताइएगा हम क्या उम्मीदें रखें अब से कुछ देर बाद जो बजट पेश किया जाना है? गरीब के लिए ये बजट होगा या कुछ ख़ास रिलीफ मिलने की उम्मीद ना रखें तो बेहतर है? बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला आपका। देखें, बजट जब भी आता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो इतना रिलीफ लेके नहीं आता जितनी तवक्कुआत, जितने सुनहरे ख्वाब जो है वो हुकूमतें दिखाया करती हैं। और इस बजट में मैं ये समझता हूँ कि एक पॉइंट अगर सिर्फ उसको एड्रेस किया जाए और उसको देखा जाए कि अगर ये सेल्स टैक्स को 1% बढ़ा रहे हैं, यानी कि सेल्स टैक्स इस टाइम 18% है, अगर उसको 19% पे लेके जा रहे हैं और वाकई इसकी अप्रूवल ली जा रही है और बजट में ये पेश किया जा रहा है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि महंगाई जो है 15 से 20% सीधी सीधी बढ़ जाएगी। अब वो जो महंगाई बढ़ेगी उसने इफेक्ट गरीब को करना है, अमीर को नहीं करना। यानी कि सेल्स टैक्स अगर बढ़ेगा तो आपकी घी की कीमत 5 से 7 रुपए किलो बढ़ जाएगी, आपकी साबुन की कीमत 5-7 रुपए बढ़ जाएगी, आपकी जो दीगर अशिया हैं दूध, चीनी, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। सो ये जब कीमतें बढ़ेंगी तो इसका इफेक्ट तो गरीब को होगा, क्योंकि जो अमीर है उसकी जो लग्जरी है उसको तो इशू ही नहीं है कि चीनी 200 रुपए किलो मिले या 150 रुपए किलो मिले या 250 रुपए किलो मिले। उसको इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि घी जो है वो 300 रुपए किलो मिले या 500 रुपए किलो मिले। उसको इस चीज से भी लेना देना नहीं है कि पेट्रोल 300 रुपए लीटर मिले या 200 रुपए लीटर मिले। सो गरीब का मसला जो है, अगर तो सेल्स टैक्स में 1% इजाफा हो रहा है तो सीधा सीधा देख लीजिए कि महंगाई का एक नया सैलाब आ रहा है। क्योंकि जो अहदाफ रखे गए हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात की जा रही है, उसके पीछे मामला ये है कि आप अगर 1% सेल टैक्स बढ़ाते हैं तो आपकी जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री है, वो डिस्टर्ब होगी, आपकी सेल्स डिस्टर्ब होगी, आपकी फार्मास्यूटिकल डिस्टर्ब होगी, आपकी टेक्सटाइल डिस्टर्ब होगी,
آپ کی دیگر اشیاء خرد و نوش کی جو پروڈکشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گی کہ جس وقت آپ جو مینوفیکچرر ہے اس سے آپ 18 کی بجائے 19% سیل ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ اپنی کاسٹ سے نیچے جا کے تو نہیں بیچے گا. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پینشن اور گریجویٹی کے اوپر 15 سے 20% یہ اضافے کی بات سن رہے ہیں, تجویز ہے, حتمی اعلان تو تقریر میں ہو جائے گا. تو اب آپ وہ کمپلسیٹ اگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر سے ہم 1% سیل ٹیکس بڑھا رہے ہیں تو ادھر سے ہم 15 سے 20% تنخواہ اور پینشن بڑھا رہے ہیں تو وہ کمپلسیٹ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے کمپلسیٹ ہوگا نہیں, کیونکہ جو بجلی کے بل ہیں, جو گیس کے بل ہیں, جو پیٹرول لیوی ہے اور پیٹرول کی کاسٹ ہے, وہ سب کا سب جو ہے ان چیزوں کی آپ قیمت بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. مزید بجلی مہنگی ہوگی کیونکہ ہم نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ بجلی کی قیمت مسلسل بڑھتی رہی, اور خاص طور پر اگر پیٹرولیم مصنوعات کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ پچھلے سال تو سارے ریکارڈ اس کے ٹوٹے, بڑی اس میں اضافہ ہوا تھا جو قیمتیں تھیں. تو اس سال بھی کچھ ایسی توقع ہے؟ دیکھیں پیٹرول کا معاملہ جو ہے نا, پیٹرول کا معاملہ ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کلب ہے ہمارا اور اس میں معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے نا وہ بہرحال یہ انفلیکچویٹ کرتی رہے گی, لیکن آپ اگر کہیں کہ پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے یا 250 یا 150 پہ آ جائے تو وہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ریونیو بڑھا رہے ہیں, آپ سیل ٹیکس بڑھا رہے ہیں, تو آپ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم ہو یا ختم ہو. تو اگر آپ نے سبسڈیز کو بڑھانا ہے قیمت نیچے کر کے تو پھر آپ کا جو خسارہ ہے وہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. مسئلہ تو اس بجٹ کے خسارے کا ہے, اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اور سب سے بڑی چیز آئی ایم ایف سے جب آپ نے پیسے لینے ہیں, آئی ایم ایف کی ڈیل کے مطابق بجٹ دیں گے تو آئی ایم ایف آپ کو 6-7 ارب روپے ڈالر دے گا. آپ اگر اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کو ڈیل نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اچھا سمجھ صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو یہ اب سے کچھ دیر بعد جو بجٹ آئے گا, آئی ایم ایف کا کتنا عمل دخل ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زیادہ عمل دخل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی اور عام عوام پریشان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اصل جس بات پہ ہمیں بات کرنا چاہیے, آئی ایم ایف تو ایک ڈونر ہے اور وہ چاہے گا کہ اس کو اس کے پیسے واپس ملیں, اور وہ بہت سی جگہوں پر صحیح ہوتا ہے اور بہت سارے کام وہ صحیح بھی کروا دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں جس میں سر فہرست جو ہے پراپرٹی ہے, ایگریکلچر ہے, ریٹیلرز ہیں, آیا اس کی طرف حکومت جاتی ہے یا نہیں, یا پھر وہی عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنا, سیلریڈ کلاس پر بوجھ ڈالنا, یا جو آلریڈی ٹیکس سیکٹرز ہیں, انڈسٹری سیکٹر آلریڈی ٹیکسڈ ہے, اس کے اوپر بوجھ ڈالنا. یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر اب بھی ایسا کرا گیا, کیونکہ وہ سیچوریشن پہ آ چکے ہیں, وہ اپنی اس حد پہ آ چکے ہیں جو ناقابل برداشت ہے, جس کے بعد انڈسٹریلائزیشن ختم ہونا شروع ہوگی, جس کے بعد لوگ یہاں سے جانا شروع ہوں گے, بہت پرابلم آ سکتی ہے. اب جیسے آپ نے ابھی بتایا غریبوں کے لیے کیا ہے, جنرل سیلز ٹیکس 1%, یہ ایک ریگریسو ٹائپ آف ٹیکسیشن ہے جس میں غریبوں کو سب کو وہی ٹیکس دینا ہے جو ایک امیر آدمی دے رہا ہے. کس قدر ناانصافی ہے, ایک امیر آدمی بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے جو غریب آدمی دے رہا ہے, بجائے اس کے پروگریسو ٹیکس کے, جس کی زیادہ انکم ہے اس پہ زیادہ ٹیکس. ایسا نہیں ہو رہا. اگر ایسا ہوا تو دوسری چیز, سیلریڈ کلاس پہ بھی یہاں سلیب بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. سیلریڈ کلاس جو آلریڈی اس کے کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا ہے سوائے اس کی تنخواہ کے, آلریڈی وہ لاکھ پہ سمجھ لیں ٹیکس دینے کے بعد 80,000 اس کے پاس بچتے ہیں. اس کے بعد انفلیشن ہے, 20% پہ انفلیشن کو فیس کرتا ہے, بجلی کی قیمتوں کو فیس کرتا ہے, اتنی مہنگائی کو فیس کرتا ہے. اگر وہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے, کس طرح اپنا گزارا کرے گا, اور پھر مزید بڑھا دیا جائے تو ہوگا کیا کہ ہمارے یہاں جو اچھے پروفیشنلز ہیں وہ برین ڈرین جسے ہم کہتے ہیں وہ یہاں سے شفٹ کر جائیں گے, چھوڑ جائیں گے, اور ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. تیسری چیز غریبوں کے لیے, جو پیٹرولیم کے پروڈکٹس پہ یہ مزید سبسڈیز جو دی ہوئی ہیں ختم کرنے کی بات کی ہے, اس پہ مزید لیوی امپوز کرنے کی بات کر رہے ہیں. پیٹرولیم وہ پروڈکٹ ہے جو ہر چیز پر امپیکٹ کرتا ہے, نہیں بھی کر رہا ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے دوسرے دن. یہ انفلیشنری امپیکٹ ہے جو سارے کے سارے براہ راست غریبوں پر, جو 40% سے نیچے آ چکے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو ہمارے غریبوں کا جو سیکشن ہے, جو خط غربت سے نیچے جو لوگوں کی آبادی ہے, وہ 40% سے نیچے آ چکی ہے, اور اس سال 1 کروڑ افراد کا اس میں اضافہ ہوگا. تو مزید اس میں اضافہ ہوگا, وہ مزید پریشانیوں کا شکار ہوں گے. میں سمجھتا ہوں جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں, سیاست نہ بچائیں, ریاست کو بچائیں, ان کو کب تک بچائیں گے؟ اگر میں اس کے ڈیٹیل اگر مجھے موقع دیتی ہیں آپ, میں بتا دیتا ہوں کہ پراپرٹی سیکٹر ہمارے اچھا سر, اس پہ آپ میں ڈیٹیل لوں گے, عاصم سے بات کریں گے. عاصم, وہی بات جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ کس طرح سے
कलेक्ट किया जाएगा, जो हदफ रखा गया है उसे हम किस तरह से हासिल कर पाएंगे, और ख़ास तौर पर ये क्या आपको लगता है कि वही तबका जो कि पहले ही टैक्स दे रहा है उसी पर मज़ीद बोझ डाला जाएगा, या आपको लगता है कि टैक्स देने वालों की तादाद या इसके ग्राउंड को बड़ा किया जाएगा, मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा? देखिए जी, टैक्स नेट में तो मैं नहीं समझता कि मजीद लोग आएंगे। अभी आपने देखा कि एक उन्होंने कहा था कि जी रिटेलर्स को ऑन बोर्ड करने के लिए रजिस्ट्रेशन का मामला था, कितने लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराई, अभी रिसेंटली बात हुई है, और उसमें चंद 100 लोग थे जो उसमें आए, और वो भी एक शर्मिंदगी का बाइस बना हुकूमत के लिए ये एक्शन। टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा। हमारी ग्रे इकॉनमी जो है, अभी हमारे जो दोस्त बात कर रहे थे, उसको अगर आप देखें तो हमारी इकॉनमी से 300 गुना ज़्यादा बड़ी हमारी ग्रे इकॉनमी है, जिसमें रियल स्टेट सेक्टर को भी आप डाल लीजिए। हमें कुछ असूल वज़ा करने हैं, हम टैक्सेस का बोझ आवाम पे। अब मैं यहाँ पे गरीब की जो डेफिनेशन है उसकी तरफ आऊँगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन की बात की जाती है। आपको याद होगा यही सागदार साहब थे जिन्होंने, वो कहते हैं ना कि मीज़ान को चेंज कर दिया था कि ये दिखाने के लिए कि हमने गुर्बत में कमी लाए हैं। $4 की अगर यौमिया इनकम थी तो उसको $3 करके फैच फिगर्स दे दिए गए। तो ये जो गोरख धंधा है, ये बजट का हमेशा से यही होता है कि इसमें सारे फैच फिगर्स दिए गए हैं, और उसके अंदर आवाम के ऊपर जो टैक्सेस को कलेक्शन करने का बोझ है। आप चारों ना चार, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, लेवी बढ़ाई जा रही है और उस पर सख्ती से अमल दरामद होगा। आपने डलवाना है तो आपको खरीदना पड़ेगा, गाड़ी तो किसी ने खड़ी नहीं करनी। बिजली का बिल आएगा, आपको पता है कि इस वक्त जो कॉस्ट आती है आपकी यूनिट जो कंज्यूम किए होते हैं आपने, तो बिजली की एक्चुअल कीमत से डबल, यानी कि उसके बराबर पैरेलल उसके ऊपर टैक्सेस हैं। उसमें एक और बढ़ जाएगा, उसमें आप क्या कर लेंगे कि आप बिजली इस्तेमाल नहीं करते। बात ये आती है कि किसको अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, काशिफ ने बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया कि जी अशराफिया या जो अमीर तबका है वो तो इससे मुबर्रा है, उसको फर्क नहीं पड़ता अगर एक चीज 100 रुपए की महंगी हो रही है या 5 रुपए महंगी हो रही है। एक गरीब तबका जो है, एक तो वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। आपको याद है कि हमारे अभी पिछले दिनों एक और मसला आया कि हमारे इंटरनेशनली हमारे जो बैगर्स के हवाले से बात हो रही थी, गल्फ के स्टेट्स के अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल आया कि यहाँ से भेजे जा रहे हैं। तो आप अपने गली मोहल्लों, चौराहों, मार्केटों में जाएं तो आपको एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल बैगर्स की तादाद मिल जाती है। मतवस्त तबका, सैलरीड मसला जो बंदे का है ना, सैलरीड पर्सन जो है, उसको आप जमीन पे लगा के गुर्बत की सतह से नीचे लेके जा रहे हैं। और ये भाई हमारे बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, और उसमें इजाफा इस खतरनाक हद तक होगा कि उसकी रिफ्लेक्शन आपको जो स्ट्रीट क्राइम्स की रेशियो है उससे नजर आएगी। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्होंने कहा जी 13% महंगाई रही, आप यकीन जानिए कि 13% कोई साबित करके दिखा दे तो मैं अपने करियर के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि मैं करियर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 30+ आपकी महंगाई का तनासुब इस वक्त चल रहा है, और आप फिगर्स में दिखा रहे हैं ये 13% रही। तो ये तमाम चीजें टैक्सेस लगा के हर चीज के ऊपर 1-1% अगर आप बढ़ाते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो होगा वो इतना शदीद होगा कि एक आम आदमी जो अभी भी अपनी सैलरी में गुजारा नहीं कर रहा, तो फिर करप्शन क्यों नहीं बढ़ेगी, फिर स्ट्रीट क्राइम्स क्यों नहीं बढ़ेंगे। अब इसके अलावा एक चीज जो सबसे अहम आती है, टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है उसके अंदर जो ग्रे एरियाज हैं, एक तरफ ग्रे इकॉनमी है, दूसरी तरफ इस सिस्टम के अंदर जो लीकेजेस हैं, अरबों रुपए की लीकेजेस हैं जो टैक्स कलेक्ट होकर सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता, वो आज तक ठीक नहीं किया गया। आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों 21 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके ऊपर बाकायदा चाराजोई की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है, उनको पोस्टों से हटा दिया गया। तो मतलब ये कलेक्ट करने वाला खुद मतलब बिल्ले को आप बिठा रहे हैं दूध की रखवाली पे, और आप अवाम पे बोझ डाल रहे हैं। पहले अपने घर को हाउस एंड ऑर्डर, यानी आपको लगता है कि अवाम की शामत ही है, खास रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। माहिर मुआशरत डॉक्टर शाहिदा विजारा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा अब से कुछ देर बाद जो बजट पेश किया जाएगा, बड़ी उम्मीदें हमने वाबस्ता कर रखी हैं, तो हम कैसी उम्मीद रखें, ये आइंदा आने वाला बजट कैसा हो सकता है, और ख़ास तौर पर जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे क्या उन्हें पूरा किया जा सका पिछले साल, और इस दफ़ा क्या तवक्को है? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि कोई भी उम्मीद नहीं लगाए हुए है कि बहुत अच्छा बजट होगा, क्योंकि ये IMF का बजट होगा। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने, ये मौजूदा हुकूमत ने, इससे पहले केयर टेकर्स ने, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो किसी ने कौन से पाकिस्तान के लोगों के लिए या पाकिस्तान के मफादात के लिए काम किया है। ये तो लोग बाहर से लाए जाते हैं, बड़ी ताकतें इनको लेके आती हैं, वो सारे फैसले करती हैं। उन्होंने ये भी फैसला कर दिया है कि IMF के पास जाएंगे। अमेरिका के सदर का बयान आया था कुछ महीने पहले,
और फिर मई की 3 तारीख को उन्होंने एक और बयान दिया कि पाकिस्तान और IMF बातचीत कर लें, उनकी तरफ से इट्स ओके। तो मतलब हम क्या उम्मीदें लगाएं, जो हुकूमत अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, जो हुकूमत ये तक नहीं तय कर सकती है कि IMF के जाने के बजाय हमारे पास बहुत बेहतर सॉल्यूशंस मौजूद हैं, मगर हमारे फैसले बाहर से हो जाते हैं कि हम IMF के पास जाएंगे, और IMF के पास हमें क्यों ले जाया जा रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान के फॉरेन डेट्स अनसस्टेनेबल हो चुके हैं। डेट्स अनसस्टेनेबल होने का मतलब ये है कि अगर हम बाहर से कर्जे लेंगे तो हम उनकी अदायगी नहीं कर सकेंगे, और हमें भी ये पता है और IMF को भी ये पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, मगर उसके बावजूद वो हमें कर्जे दे रहे हैं। तो इससे हमें बहुत हमारा यानी कि ये तो बहुत तशवीशनाक बात है ना कि उनको पता है, वो लोग तो अपने जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उनको पता है कि उनका जो पैसा है वो ऐसे मुल्क को जा रहा है सही जो ये कर्जों की अदायगी नहीं कर सकते, उसके बावजूद वो दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा एजेंडा है उनका हमें कर्जे देने में। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है हुकूमत से या किसी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बेहतरी की, जब तक कि हमारी हुकूमत हमारी अपनी नहीं हो और होम ग्रोन पॉलिसीज लाए, और वो सारे पॉलिसीज पाकिस्तान में तैयार हो और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, सिर्फ कर्जों की अदायगी के लिए ना हो। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि अब जो बजट आएगा आपसे कुछ देर बाद, इसमें जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो अहदाफ हासिल नहीं कर सकी हुकूमत पिछले साल, क्या इस साल अहदाफ हासिल कर पाएंगे, और ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट का सेक्टर है उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए क्या हुकूमत की जानिब से संजीदा कोशिशें की गई कि उसके समरात हमें अगले साल मिल सकें। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन आप इस वक्त न्यूज़ 1 पर देख रहे हैं, और आइंदा जो बजट आने वाला है अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, उससे जो आवाम की तवक्कुआत हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो अभी तक जो गुफ्तगू हमने की है तो उसमें यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि आवाम को कुछ ख़ास रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। अब देखेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होती है। अच्छा सलमान साहब, एक चीज़ और कि हुकूमत जो अभी मईशत को कंट्रोल करने के लिए, मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जिस तरह के इक़दाम उठा रही है, आपको लगता है कि उसकी जो कोशिशें हैं वो सही ट्रैक पर हैं? SIFC को ले लें, इसके अलावा जो सरमायाकारी है सऊदी अरब की है, UAE की है, चाइना की है, तो लगता है कुछ सालों में IMF से हमारी जान छूट जाएगी? नहीं, देखें अभी मौजूदा अगर आपने SIFC का जिक्र करा है, जो मैं समझता हूँ ये सिविल मिलिट्री हाइब्रिड सिस्टम है और ये बहुत शानदार काम कर रहा है। और इस वक्त अगर सरमायाकारों को अगर कोई उम्मीद है, और क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट इतनी बढ़ गई और थोड़ी सी करेंसी में स्टेबिलिटी हमने देखी है, इन्फ्लेशन में जो भी कमी हुई है, इसके अलावा GDP ग्रोथ तकरीबन 2% तक आ गई, जो बहुत नीचे हो गई थी। कुछ चीज़ों में बहुत बेहतरी नज़र आई है। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान का विज़िट करा है, MOU साइन हुए हैं, बाहर के विज़िट हुए हैं, अभी चाइना का विज़िट हुआ है, उससे पहले UAE का हुआ वगैरह। तो इसमें SIFC का एक बहुत बड़ा किरदार है, बड़ा अच्छा किरदार है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह कंटिन्यू काम करते रहेंगे, क्योंकि यही एक आखिरी उम्मीद हमें है। जहाँ तक हुकूमत भी यकीनन अच्छे काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब इस वक्त हम एक ऐसे विशेष सर्कल में फंस चुके हैं। देखें, हमारा मुल्क इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, हमारा मुल्क टोटली डॉलर पर चलता है। डॉलर के रिज़र्व टोटल 14.5 अरब डॉलर हैं, और जो हुकूमत के अपने हैं वो 9.5 अरब डॉलर हैं, जो हार्डली 2 से ढाई महीने इंपोर्ट बिल को कवर करते हैं। ठीक। और अफसोस का मकाम ये $1 भी हमारा अपना नहीं है, सब ये हमने उधार पे लेके रखे हुए हैं। तो इस सूरत हाल में खुदा न खास्ता डॉलर बढ़ता है या इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारे मेजर इंपोर्ट बिल जो है वो पेट्रोल से होता है, तो हमें फिर दोबारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, दोबारा करंट अकाउंट डेफिसिट खड़ा हो सकता है, जिसके लिए हमें दोबारा IMF के पीछे और मुख्तलिफ डोनर्स एजेंसीज के पीछे भागना पड़ेगा। हम क्यों जा रहे हैं? हमारी मजबूरी है। हमारी पिछली हुकूमतों ने IPP से एग्रीमेंट कर लिया। खुद वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि एक प्लान भी था ही नहीं, हमें तो जाना था, मजबूरी थी। 100% जाना था। इसके अलावा क्योंकि देखें 75 अरब डॉलर 3 साल में अदा करना है, और जितने मल्टीलैटरल बायलैटरल डोनर्स कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को इमदाद देते हैं, वो IMF की इमदाद IMF से एग्रीमेंट होने के बाद देंगे। IMF का लोन मिलना एक समझ लें एक लाइसेंस होता है, एक हमें
इंडोर्समेंट मिल जाती है, जिसके बाद दूसरे डोनर्स कंट्रीज हमें फंडिंग करते हैं, वो इसके बगैर नहीं होगी। लिहाजा IMF के पास जाना तो अब हर हाल में ज़रूरी है। हमारी अपनी खामियां क्या हैं? हम अनटैक्स सेक्टर पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, क्योंकि वो नोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं बदकिस्मती से, और सारा का सारा बोझ हम अगर ये शिफ्टिंग कर लें, आप यकीन करें हमें नए टैक्सों की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम FBR के सिस्टम को अच्छा कर लें, अच्छे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर लें, उनके लूप होल्स ख़त्म कर दें, जितनी वो लीकेजेस उसमें ख़त्म कर दें, प्लस इन अनटैक्स सेक्टर को अगर हम टैक्स कर लेते हैं, आप यकीन करें जो अभी IMF ने 12,900 अरब रुपए का बजट टारगेट रखा है, ये हम 15,000 तक भी अचीव कर सकते हैं। इस कदर हमारे पास टैक्स कलेक्शन हो सकती है और उसमें गरीबों पर भी बोझ नहीं पड़ेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा मुल्क का। लेकिन ये है कि थोड़ी सी करज दिखानी होगी, उसमें इनके अपने लोग ज़रा इस पर एहतजाज करेंगे जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो उसमें रुकावट बनेंगे। असल इशू ये है। ठीक है। अच्छा आसिम, आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे कि अभी सलमान साहब भी बात करें कि हुकूमत को ज़रा सख्त फैसले लेने होंगे, ज़रा ऐसे फैसले करना पड़ेंगे कि टैक्स नेट में लोगों को लाया जाए, तो अभी हुकूमत की जानिब से वैसे जो मईशत को संभालने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इसके समरात आगे जाकर मिलेंगे? जी बिल्कुल, मैं गरीब साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। ग्रे इकॉनमी की मैं जिस पे बात कर रहा था ना, उनका जो ऐसा अनटैप्ड सेक्टर है या जिससे टैक्स वसूल नहीं किया जाता, हम नॉन फाइलर्स को भी साइड पे करते हैं जिसका बड़ा शोर मचा हुआ है, तो आपको ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे। SIFC नो डाउट एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है। आपको इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए चांसेस, लोगों के एग्रीमेंट MOUs हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में आप देखें ग्रीन एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगले सवाल ये करते हैं, आप प्रॉपर्टी लीक्स को देख लें, UAE में जो अभी कुछ निकल के सामने आया, बात ये नहीं है कि आपकी वो लीगल है कि नहीं है। लोग ये कहते हैं कि आपका मुल्क मकरूज है, आपकी इकॉनमी बैठती जा रही है, आपके अपने लोग अपना पैसा बाहर क्यों लेके जा रहे हैं, आप CBMs डेवलप नहीं कर पा रहे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स की बात होती है, उसके लिए आपको अपनी ग्रे इकॉनमी, खासतौर पे रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इसमें बेनामी ट्रांजैक्शन जो है ना, एक मैं बुनियादी छोटा सा एक पॉइंट दे रहा हूँ, टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर आप उसके लिहाज से देखें कि इस वक्त इन टोटल पाकिस्तान के अंदर जो आपकी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं, उसके अंदर कितने प्लॉट्स और कितनी जमीनें हैं और उसके अंदर कितने % लोगों की बेनामी ट्रांजैक्शन हैं जो कि ग्रे इकॉनमी होती है, वो टैक्सेबल नहीं है अभी तक। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई SOP नहीं बनाई गई। ट्रिलियंस में आपको मैं बताऊं कि वो एक ऐसा सेगमेंट अनटैप छोड़ा गया हुआ है कि जिसमें आप लेने वाले पे और बेचने वाले पे तो आप पाबंदी लगा रहे हैं, उस पर टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो ब्लैक मनी पार्क हुई हुई है सारी, उसको आपको अगर व्हाइट मनी में लाना है अपनी इकोनॉमी में, तो उनका आपको अता पता ही नहीं है। आपने गाड़ियों पे तो हुआ, आपको याद होगा इंपोर्ट हो रही थी पाकिस्तान में गाड़ियां, आपने एक सिस्टम बना दिया कि आपने इतने अरसे में फौरन उसको ट्रांसफर करना है, तो उन्होंने सारा पैसा अपना वहां से निकाल कर रियल एस्टेट में फेंक दिया। अब जब बात आती है कि आपने जो लोगों के साथ सलूक करना है, यानी कि हम कह रहे हैं ना, आपने कहा कि उम्मीद रखनी चाहिए, मैंने कहा कि जी पैबस्ता है शजर से, लेकिन हमें उम्मीद नहीं अब रखनी चाहिए। ये अगर आप देखें कि 15 से 20% या 10 से 20% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनका मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बड़े अफसरान के लिए, जिसके ऊपर पहले क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, यानी कि 18 अरब रुपए से जायद सालाना आप सब्सिडी देते हैं, यानी कि गरीब आदमी टैक्स पे कर रहा है अमीर आदमी के लिए, शराफिया के लिए, तो फिर आपको एक ऐसा पैरेलल निजाम चाहिए कि जिसके अंदर ये तमाम चीजें, यानी कि आपको टैक्स उन लोगों के ऊपर बढ़ाना चाहिए जो ऑलरेडी टैक्स नेट में अगर नहीं है, अच्छा, या उनके आसिम, ये आपने बात की जबरदस्त है प्रॉपर्टी के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ जो हमने देखा था कि कुछ अर्सा पहले एक ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी कि छोटे ताजिरों को, छोटे दुकानदारों को उससे टैक्स नेट में लाया जाए, लेकिन आपको लगता है कि उसके कोई फवायद हमें मिले थे, और अभी क्या फॉर्मूला होना चाहिए, किस तरह से इन ताजिरों को लाया जाए? मैंने वही रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताया था, इंतहाई मायूसकुन रिजर्व। मैंने CBMs की बात इसीलिए की है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स आप लगाएं। आपको प्रॉपर्टी का साइज देख के, उसके ऊपर दुकान के साइज देख के टैक्स लगाने वाली बात थी, फिर उनको वॉलंटियरली कहा गया कि जी आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। मेरे ख्याल से हार्डली 75 लोगों ने पूरे पाकिस्तान में उसको रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और उसके बाद एक चुपकी सी लग गई थी इस डिपार्टमेंट को कि अब करें क्या। अब बात ये आती है कि ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, आपको स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने हैं, डेफिनेटली लेने। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, ईरान की पाबंदियां, ईरान के ऊपर जितनी सैंक्शंस लगी हैं, जो उनके हालात थे, अगर आप वहां पे उनका फ्यूलिंग के सिर्फ निजाम को देख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अभी तक आज तक कभी डिस्कस नहीं किया गया। एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए जो फ्यूल प्राइस है वो डिफरेंट है। 9 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन, वो
पर लीटर, और एक अमीर आदमी या मतवस्त तबका जो है उसके लिए रेट उन्होंने एक कोटे के हिसाब से मुख्तस किया हुआ है कि वो इतने % पेट्रोल ले सकता है और इस रेट पे। अमीर के लिए उनका रेट टोटल डिफरेंट है। यहाँ पे आप एक ही लाठी से सबको हाँकते हैं कि आपने पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया तो सब पे लगा दिया, सही सही, जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट जो है वो एक आसान तरीन तरीका है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का कि पूरी आवाम पे और गरीब पे बोझ पड़ जाता है। ठीक है, आपको एक निजाम पैरेलल बनाना पड़ेगा। आप निजाम मसावी निजाम होगा तो ही जाहिर सी बात है जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अच्छा काशिफ, एक बड़ा अहम जो सेक्टर है वो है हमारा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट के सेक्टर को किस तरह से इंक्रीज किया जाए, इसके लिए हुकूमत की कोशिशें संजीदा हैं, क्योंकि बड़े अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश को ले लें, वियतनाम को ले लें, उनकी एक्सपोर्ट भी हमसे ज़्यादा अच्छी, हमसे आगे। तो इस जानिब कोई तवज्जो नज़र आती है हुकूमत की? देखिए शुमाइला, असल मामला जो है ना उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए इस मुल्क में और उसको हाईलाइट करना चाहिए। उसके बाद ही तमाम जो एस्पेक्ट हैं उस पर बात होगी। मसला ये है कि इस मुल्क में बजट पिछले 70-72 सालों से आ रहा है। कोई एक बजट बता दे जिसके ऊपर अपोजिशन ने कहा हो कि बड़ा आवाम दोस्त बजट है, कोई एक बजट बता दे जिसके ऊपर हुकूमत ने ये ना कहा हो कि रिलीफ नहीं दिया गया। असल इशू ये है कि बहैसियत कौम हम टैक्स देने को तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं रियासत माँ जैसी है, ये सारे के सारे हकूक रियासत तो दे, हम लेकिन काशिफ उसके लिए एतमाद का होना जरूरी है। अवाम ये कहते हैं कि जो टैक्स हम देते हैं वो तो बड़े लोगों के अफसरान की अय्याशियों में जाता है, तो हम टैक्स क्यों दें? तो इस एतमाद को बहाल करना भी तो जरूरी है ना। फिर यही गुजारिश मैं कर रहा हूँ। जिस वक्त मैंने आपसे पहले भी कहा कि अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे तेल कितने का मिल रहा है, घी कितने का, चीनी कितने की, पिस अवाम रही है। यहाँ पे अशराफिया के अपने अल्ले तलल्ले जो उनसे वो खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, अब जब तक आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे तो आप कैसे अपनी इकॉनमी को सीधा करेंगे? दूसरी बात यह है कि अब देखें, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जो इदारे विफाक के या अंडर हैं और काम नहीं कर रहे, जो गैर ज़रूरी इदारे थे, उनको बंद करने जा रही है हुकूमत। उसके ऊपर एक अलहदा प्रोटेस्ट लॉन्च हो जाएगा, उसके ऊपर एक नई सियासत शुरू हो जाएगी। जब तक इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें बैठ के चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी नहीं करेंगी और सियासी वबस्तगी से बालातर होकर मुल्क के लिए नहीं सोचेगी तो काम आगे चलने वाला नहीं है। अब आपने बात की एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट का इशू ये है कि हमारी जो लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम कि वो एक माह जो है उनका पेट्रोल का कितना खर्चा आएगा, बिजली का खर्चा कितना आएगा, गैस का खर्चा कितना आएगा। एक महीने बिल आता है, फर्ज कर ले 1 करोड़ रुपया, अगले महीने बिल चला जाता है 1.5 करोड़ रुपए में। अब एक्सपोर्टर बेचारा फंस कहाँ पे गया कि वो अगर बाहर से कोई ऑर्डर पकड़ता है और वो ऑर्डर जो है थ्रू बैंक LC लॉक हो जाती है। अब जब बैंक LC कोई तो पता लगा उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ गई, तो अब उसने तो जो लॉक की है डील, उसको तो उसे उसके ऊपर डील डिलीवर करनी है। अब जब पीछे से प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा? या वो मैन्युफैक्चरिंग में 2 नंबरी करेगा, या ऑर्डर से भाग जाएगा, या कर्जे लेगा और फंस जाएगा। किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए, किसी भी मुल्क की एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए आपको आउट ऑफ द वे जाके मेजर्स लेने पड़ते हैं। आप इनको फैसिलिटेट करते हैं कि ये एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा मसला ये है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, उनके ऊपर टैक्सेस लगा के, और हमने इंपोर्ट को अलाउ कर दिया कि वहां पे आप ट्रेडिंग करें, चाइना से किसी भी मुल्क से आप माल मंगवाएं और बेच दें। तो असल इशू ये है कि आपको इस मैन्युफैक्चरर को हौसला देना पड़ेगा, इसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। आपको फिर IMF की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरफ आने के लिए आपको जो है वो हौसला भी करना पड़ेगा और फिर आपको तरकीब भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमें ना प्लान A, ना प्लान B, ना प्लान C चाहिए होगा। कुछ भी नहीं। अभी देखिएगा, अभी जब बजट पेश होगा शुमाइला, तो तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज होगी, तकरीर हो नहीं पाएगी। और पीपल्स पार्टी का भी शिकवा था कि हमसे तो मुशावरत ही नहीं की गई, हमें तो एतमाद भी नहीं दिया गया, वो एक अलग मसला है। ठीक है, अच्छा काशिफ आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगी, काशिफ दोबारा आपकी तरफ वापस आऊंगी, शाहिदा साहब से बात करेंगे। शाहिदा साहबा, किस तरह से आउट ऑफ द वे जाके हम जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह के इकदाम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि हुकूमत तो ये ऑफ़र करती है गैर मुल्की सरमायाकारों को कि आएँ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, लेकिन जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है वो अपने मसाइल को लेकर रो रहा है। तो इस जानिब तवज्जो देने की हुकूमत को किस कदर ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ कि IMF के पास जाना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसा कि एक पहले स्पीकर ने कहा, मैं समझती हूँ कि समझती क्या हूँ, मैंने एक पूरा किताब लिखी है
اور میں نے ایک ماڈل دیا ہے کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانے کے بجائے کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس بہت بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں. وہ آلٹرنیٹیوز ایسے ہیں جو ملک میں خوشحالی لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مگر اس کے باوجود حکومت بہتر آلٹرنیٹیوز کو چھوڑ کے IMF کے پاس جاتی ہے. ایک تو بات یہ، اگر آپ IMF کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کوئی انویسٹر کے لیے کوئی اس قسم کے انسینٹیوز نہیں دے سکتے، کیونکہ IMF کی دو بنیادی جو شرائط ہیں، وہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے ڈی ویلیویشن کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈی ویلیویشن سے ایکسپورٹس بڑھیں گی. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اس میں ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 280 کے قریب روپے کا $1 ہے. یہ کم ہو کے ہوا ہے، اس سے پہلے 300 اور اس سے بھی زیادہ تھا. اب اتنا زیادہ جب آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے تو آپ کی امپورٹس بہت مہنگی ہوں گی. اس کے علاوہ جب امپورٹ مہنگی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ لینڈنگ ریٹ بڑھا دیں. لینڈنگ ریٹ پاکستان میں دنیا میں ہائیسٹ ہے. جب آپ کا لینڈنگ ریٹ 23% تھا اور اب کچھ کم ہوا ہے، تو اس لینڈنگ ریٹ کوئی بھی صنعت نہیں قرضہ لے سکتی ہے. تو اگر آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں تو آپ صنعت کے لیے اور انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ فورن انڈسٹری کے لیے، نہ لوکل انویسٹر کے لیے، نہ فورن انویسٹر کے لیے. آپ کو یہ اپنے فیصلے خود کرنا ہوں گے. اگر آپ کے پاس بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں تو پھر آپ بھول جائیے صنعتوں کو. اتنے بڑے پیمانے پہ صنعتیں بند ہوئی ہیں کہ 75 لاکھ لوگ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں بے روزگار ہوئے 2018 سے لے کے. بریک کا وقت ہوا ہے. ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل رہی. تو ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے پاس جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اگر ہم IMF کے پاس نہ جائیں تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ آپشن کیا ہو سکتا ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. اب سے کچھ دیر بعد جو بجٹ پیش کیا جائے گا اس میں جو توانائی ہے اس کے لیے 253 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے توانائی کا بحران ہمارے ملک میں جس نے ہر صنعت کو متاثر کر رکھا ہے. تو اس جانب توجہ دینے کی کتنی ضرورت ہے. سلمان صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ توانائی کے جو بحران کا ہم سامنا کریں یہ ہماری معیشت کو کس قدر نقصان پہنچا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اصل میں ہماری معیشت کے ایشوز ہیں کیا، کیوں ابھی تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جس طرح کی حکومت چاہتی ہے یا اس کی نیت ہے. دیکھیں، سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ تو آپ نے خود سوال میں ہی پوچھ لیا، توانائی کا بحران. ہماری معیشت کے چند بڑے جو ہم فیس کر رہے ہیں اس میں سے ایک مسئلہ توانائی کا بحران ہے. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ ہم مہنگا ترین آئل امپورٹ کرتے ہیں اور اس سے بجلی بناتے ہیں، اور سب سے بڑا کام جو پچھلی حکومتیں کر گئیں IPP سے ایگریمنٹ ہے. ہم نے ان سے بجلی خریدنا ہی خریدنا ہے، چاہے ہم استعمال کریں نہ کریں. آپ گلے کی ہڈی بن گیا. سوری، گلے کی ہڈی بن گئی. ہم نے 1500 ارب روپے کی صرف بجلی یوز کی پچھلے چند مہینے میں، اور 5000 ارب روپے سے زیادہ ہم انہیں پیمنٹ کر چکے ہیں. یہ ریشو ہے جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو گیا. سرکولر ڈیٹ ایک ایسا پرابلم، ایک ایسا ناسور بن گیا جو پورے پاور سیکٹر کو لے کے بیٹھ سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے پاور سیکٹر شدید پرابلم میں ہے. تو اس کے لیے بجلی مہنگی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ بجلی جب تک مہنگی نہیں ہوگی سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہے گا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا لائن لاسز ہیں، بجلی کی چوری ہیں، بلوں کی وصولی ہے. حکومت کو چاہیے اس پر سختی سے عمل کرے تو سرکولر ڈیٹ میں کمی واقع ہو سکتی ہے. یہ تو پہلا ہو گیا. جیسا کہ آپ نے پوچھا، ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ٹیکس کلیکشن کا ہے. 32 لاکھ لوگ جو ہیں فائلرز ہیں، جس میں سے 22 لاکھ لوگ زیرو ٹیکس دیتے ہیں. فائلر ہیں مگر ٹیکس نہیں دیتے. اس طرح سے وہ فائلر بنے. 10-12 لاکھ 24 کروڑ کی آبادی میں 10-12 لاکھ لوگ ہیں جو ہیں وہ ٹیکس پیئرز ہیں. تو بتائیے آپ کس طرح سے ہمارا ملک کا سسٹم چلے گا. ہماری ٹوٹل آمدنی پچھلے سال کے حساب سے 9,500 ارب روپے ہوئی تھی، جس میں سے 8,500 ارب روپے سود کی مد میں گئے صرف. تو جس ملک میں ہم سود اتنا دے رہے ہیں، ہماری میجر آمدنی وہاں چلی جاتی ہے، تو عوام کو کیا ملنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے، جیسا کہ میں نے کہ ان ٹیکس سیکٹر کا بتایا ہے، سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے، اور کچھ اور بھی ایشوز ہیں، ابھی اتفاق ذہن میں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس کو اگر ایڈریس کرا جائے تو کرنا چاہیے. اس کے لیے ٹائم لگے گا، تو ہم اپنے معیشت کو جو ہے ڈگر پہ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
अच्छा आसिम, कल हम एक बात कर रहे थे कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो दो महाजों पर लड़ रही है। एक तो जो मईशत है उसको संभालना है, दूसरा एक सियासी महाज भी है कि एक सियासी जमात की जानिब से जो इस मईशत को लेकर, सियासत को लेकर जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा की जा रही है, तो इस जानिब अगर तवज्जो दे दी जाए तो मईशत और सियासत क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो आपको ये मामला कितना इम्पोर्टेंट लगता है? जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में बैरूनी और अंदरूनी दोनों सरमायाकारी के हवाले से बहुत ज़रूरी होता है। वो मुनीर नियाज़ी साहब ने सही कहा है ना कि जी कुछ उंजवियाँ रावां उखरियाँ सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं या सियासी जो इसमें हम बात करें तनाजुर में, कि वो इस वक्त नहीं चाहते कि मईशत ठीक हो। ना हमारी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे इनिशिएटिव्स उनके साथ कोई सीबीएम्स की बात की जा रही हो या उनके साथ बैकडोर कोई मुफाहमत की बात की जा रही हो, क्योंकि जो तकारीर, जो बयानात और जो अंदाज़े बयां होता है उससे कहीं अंदाज़ा नहीं होता कि किसी आग को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। एक पूल की साइड पे अगर हम बात करते हैं, अगर वो गलत है ही हैं, बिलफर्ज मान लिया, ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है, 9 मई का वाकया भी है, लेकिन दूसरी साइड से उस चीज के ऊपर फायर फाइटिंग के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट होती हुई नजर आनी चाहिए। नंबर 2, दूसरा आप लोग जो बात करें मईशत और सियासत, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। इकोनॉमी को अपनी नेशनल सिक्योरिटी बना लिया गया है। आप तमाम दुनिया, अमेरिका की बात करें, आप यूरोप की बात करें, आप इवन अपने पड़ोस की बात करें, आसिम, इस पे हम आगे चलकर मजीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें एंकर पर्सन हमजा गिलानी ने भी ज्वाइन किया है। हमजा, आप तो प्रोग्राम फोकस भी करते हैं, मईशत पर गहरी नज़र भी रखते हैं, कुछ उम्मीदें या यूं कह लें कि कुछ अच्छी उम्मीद रखें हम आने वाले बजट से? हमजा, आपको आवाज आ रही है? हमजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शुमैला। हमजा, क्या उम्मीद रखें हम आइंदा आने वाले बजट से? एक रिवायती बजट साबित होगा या आवाम को ज्यादा ना सही कुछ रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं? देखिए, इस वक्त हम लोग कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर साल बजट की तकरीर सुनी जाती है और तमाम सनतकारों, ताजी बरादरी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद होती है। और इस वक्त भी जमे गफीर है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और ये इंतजार किया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब खान बजट तकरीर पेश करेंगे और इसलिए यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को इस दफ़ा भी रिलीफ दिया जाने का इम्कान है। सैलरीड क्लास की स्लैब के अंदर इजाफा हो सकता है, ये खुशाइन बात है क्योंकि 6,60,000 रुपए सालाना जो शख्स कमाता है उसके ऊपर टैक्स है, तो हो सकता है कि इसकी स्लैब को इंक्रीज कर दिया जाए। ताहम इसके अलावा जीएसटी की 1% शरह में इजाफा हो सकता है, आपके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा हो सकता है जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा होगा। जीएसटी 18 से 90% होगा तो ऑब्वियसली महंगाई का नया तूफान होगा। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, सस्टेनेबल बजट हो सकता है, ये स्टेबलाइज बजट हो सकता है, लेकिन IMF को मुतमईन करना है ताकि अगले प्लान के अंदर 6 से 8 अरब डॉलर का जो नया प्लान है उसमें हम ठीक है। हमजा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे यहीं से गुफ्तगू का हम सिलसिला शुरू करेंगे। काशिफ, आप बताइएगा, आप जो जाहिर सी बात है आपके अतराफ में जो लोग हैं वो क्या उम्मीदें रख के बैठे हुए हैं कि अब कैसा बजट आएगा? देखिए शुमाइला, बजट तो जो है, मैंने आपको पहले कहा कि बजट तो अच्छा नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हम जब टैक्स ही नहीं देंगे तो फिर हम बैरूनी सहारों पे जब बजट प्लान करेंगे तो यही काम होगा। एक बात मैं या अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो बार बार बात IPPs के मुआहदों की होती है ना जी, ये IPPs के मुआहदे पीपल्स पार्टी के दौर में हुए थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी मरकज में भी हुकूमत में रही, सिंध में तो तवातर से हुकूमत में है, नून लीग भी हुकूमत में रही, क्यों इन्होंने IPPs के मुआहदों को रिव्यू नहीं किया? इस IPPs के मुआहदों को वाहिद तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसने आगे रीनिगोशिएट किया और उनसे कुछ ना कुछ रिलीफ लिया। मसला यह है कि इन सब के करीबी लोगों ने, इन सब के नोट और वोट वाले लोगों ने ही IPPs के मुआहदे कहीं ना कहीं लगाए हुए हैं। सो ये उनको कैसे गजन पहुंचाएंगे? और एक और बात, पीपल्स पार्टी जो मर्जी कहे, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला तय हो गए हैं,
नून लीग जो बजट पेश करेगी, पीपल्स पार्टी उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करेगी और यकीनी तौर पे वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की एक तजवीज पेश करेगी। ठीक है। नून लीग उसको तस्लीम कर लेगी, उसके बाद बजट पास हो जाएगा। हाँ। और फिर हर कोई अपनी अपनी डगर पे होगा और बजट के बाद हो सकता है पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा भी बन जाए। इस तरह की गुफ्तगू चल रही अच्छा, ऐसे है। इम्कानात तो ये हैं। सारी सियासी लेपअप होती है। असल मामला ये कि मामला तय है, इसके अलावा हल नहीं है हमारे पास। हमने बजट पेश करना है, बजट से आगे चीजें चलानी है। एक चीज जरूर है कि मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत से लेके आज तक जो यकसू पॉलिसी के ऊपर चीजें चल रही हैं, उसमें SIFC हो या उसमें आर्मी चीफ साहब का विजन हो या उसमें शहबाज शरीफ साहब की काविश हो, मैं ये समझता हूँ कि ये राइट डायरेक्शन पे अगर ये चलते रहे, कोई सियासी जल्जला ना आया, ठीक है, तो शायद हमको 2-3 साल के बाद बेहतर पोजीशन में सियासी जल्जला ना आया, मुस्तकिल मिजाजी रही तो एक ना एक दिन हम इससे सारी सूरत हाल पर काबू पा लेंगे, मईशत हमारी दुरुस्त समत में चल पड़ेगी। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए।